नमस्ते भारत। मैं आपका भैया सनी भैया। नहीं रुकने दूंगा फिजिक्स में कोई भी पहिया। अरे यार बंद कर लो ये ढोलक वोलक और बजाते हैं। हाँ चलो मैं चालू करता हूं बिना देरी किए। आपको मैं बता दूं एक बात, फिजिक्स आपने पढ़ ली होगी लेकिन रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसी वीडियो लेके आ रहा हूं आपके लिए जिसमें मेरी 5 दिन की पूरी मेहनत लग गई है पीपीटीज वगैरह बनाने में, और 1.5 घंटे की वीडियो होगी। इसमें मैं पूरी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा दूंगा। और मैं कसम खाता हूं आपका जो दर्द है ना, आपका जो जख्म है ना, उसका मरहम मैं इस पूरी वीडियो में दे दूंगा। अगर आपकी फिजिक्स कंप्लीट हो गई है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपकी फिजिक्स कंप्लीट भी नहीं हुई है, आप कंप्लीट करना चाहते हो फॉर्मूलों के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने इतनी मेहनत की है तो आप भी एक काम करो, बिना कॉपी पेन के मत बैठना। चाहे आज नहीं कल बैठना, लेकिन कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना। बिना इसके बैठोगे तो समझ में आ जाएगा लेकिन फिर से परसों भूल जाओगे है ना। तो इसीलिए मैं चालू करता हूं बिना देरी किए। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से चालू करूंगा और बात अंत तक जाएगी मॉडर्न फिजिक्स तक। क्लास 12th आईआईटी जेई नीट जेई मेंस सारे के सारे यही फॉर्मूले पूछे जाते हैं हर जगह। इन्हीं फॉर्मूलों से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना। चालू करूं? हाँ तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से। आप सबको पता है पहले चार्ज की बात होती है, और चार्ज सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन माना जाता है अभी तक एनसीईआरटी के मुताबिक। और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और Q = N ही होता है, यानी कि नंबर ऑफ चार्जेस इनटू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। हालांकि क्वार्क्स नाम के भी चार्ज होते हैं जो कि इनसे छोटे होते हैं, है ना। 2/3 इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन टाइप में होते हैं, ठीक है, ± 2/3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पूछ लिए जाते हैं लेकिन बस ऐसे याद रखो जनरल नॉलेज के कॉन्सेप्ट में। ये वैसे मेन चीज तो यही है, सबसे छोटा चार्ज ये है अभी। F = Q1 Q2/4πε0 r²। ये क्या है? कूलम्स लॉ पढ़ा है आपने? दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा ये कूलम्स अंकल ने बताया था। और दोनों के बीच में r डिस्टेंस की दूरी है। r डिस्टेंस की दूरी, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज यानी कि लाइक चार्ज, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे? बताओ जल्दी। अरे दोनों लाइक है तो रिपेल करेंगे ना। अच्छा, अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। ये तो बच्चों वाली बातें हो गई, ये नहीं बतानी हमें। लेकिन इसका जो कूलम्स लॉ का फोर्स आता है वो क्या आता है? K Q1 Q2/r²। यहाँ पे K की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹, है ना। समझदार हो सब। अच्छा, फोर्स की ऐसा यूनिट तो न्यूटन होती है, सबको पता है। K की ऐसा यूनिट, वो K की यूनिट निकाल लोगे आप लोग कांस्टेंट की? बिल्कुल निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? ये K यहीं छोड़ दो, r² यहाँ ले जाओ, चार्ज को नीचे ले आओ। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात हो गई साहब। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबको पता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैसे लिखेंगे? KQ/r², ठीक है, यानी कि ये पॉइंट चार्ज है कोई, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। अच्छा, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना होता है तो क्या करते हैं? देखो, ये है अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है अपना नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा है Q, है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखी है, तब फोर्स निकालने की बात आई तो कैसे निकालोगे? F = QE। तो ये रिलेशन भी सबको याद रहेगा। अंडरस्टैंड है? मजे आ रहे हैं? हाँ, बैठ गए हो ना शांति से? तसल्ली दे दूंगा आज पूरी फिजिक्स में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 चार्ज। दो चार्ज हैं, दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? देखो, U से रिप्रेजेंट करेंगे और जितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी उतना ही वर्क डन होगा नेगेटिव में, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे वर्क डन के बराबर होती है। और वो किसके बराबर हो जाएगा? U = 1/4πε0 को K भी बोलते हैं, तो K Q1 Q2, ठीक है, अपॉन R होगा अगर R2 इनफाइनाइट पे होगा तो। लेकिन R2 इनफाइनाइट पे नहीं है तो क्या हो जाएगा? 1/R1 - 1/R2। ये बात याद रखना, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, अगर R2 इनफाइनाइट पे हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है? चार्ज बहुत दूर से आ रहा है कहीं से, यानी कि मान लो एक चार्ज यहाँ रखा है और एक चार्ज इनफाइनाइट से बहुत दूर से आ रहा है, डू 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 डू, यहाँ पे लाके रख दिया R डिस्टेंस की दूरी पे। तो इनिशियली कहाँ पे था? इनफाइनाइट पे।
तो R2 को इनफाइनाइट ले लिया, और R1 यानी कि ये वाली डिस्टेंस, तो ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ऐसे निकलेगी। याद आ रहा है? रिवाइंड करो और याद करते चलो, साथ में लिखते भी चलो। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में जो रेशियो होता है वो होता है 2 × 10⁻39। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा हावी होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह अपेक्षा। ठीक है, यानी कि इन दोनों में कंपैरिजन किया जा रहा है। समझ में आया? चलो आगे देखो, ये क्या है, पोटेंशियल के बारे में समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी समझ गए, और डेल्टा भी जो होता है यानी कि पोटेंशियल जो होता है वो इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्यू यानी कि चार्ज, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा भी इक्वल टू W अपॉन क्यू। अगर कोई पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल पूछे तो क्या लिखोगे? B इक्वल टू KQ अपॉन R। ये किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज की वजह से। माय डियर फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? याद आ रहा है क्या क्या फॉर्मूले बता रहा हूं, है ना? अच्छा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपने सुना होगा, लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या होगा? एक लाइन पे चार्ज दे रखा होगा ऐसे, और वो किसके इक्वल हो जाएगी भाई साहब? लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा Q अपॉन L, क्योंकि लीनियर है इसीलिए L का डिवाइड। इसे लीनियर चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात होगी तो ये कोई प्लेट होगी, उस पर चार्ज फैला हुआ होगा और उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम Q अपॉन A, एरिया से। ठीक है, सेम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या होगा? Q अपॉन वॉल्यूम। समझ में आया? कितनी मजेदार चीज है। अब देखो, आप लोगों से पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से। ठीक है, अभी बताते हैं। पहले हम एक बार को डाइपोल समझते हैं, डाइपोल क्या होता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पता होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में ये Q है, ये भी Q है ना? यानी कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अगर किसी 2a डिस्टेंस पर रखे हैं तो ये हो गया डाइपोल, यानी कि दो पोल। ठीक है, दो चार्ज की वजह से, ऐसा समझ लो। अब होगा क्या? डाइपोल तो ये हो गया, डाइपोल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है P से, और P इक्वल टू होता है Q इंटू 2a। ये फॉर्मूला होता है डाइपोल मूवमेंट का, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, Q इंटू 2a, Q यानी कि एक चार्ज और 2a इन दोनों के बीच में दूरी। अब जैसे हम पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ना, पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल निकालते हैं ना, सेम ऐसे ही डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे? अगर डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, कहां पे? अगर मान लो मैं एक्सिस पे देख रहा हूं, यहां कहीं इस पॉइंट पे देख रहा हूं, एक्सिस का मतलब इसके अलोंग, डाइपोल वाली लाइन के अलोंग, तो वो फॉर्मूला आएगा निकल के 2kp। इसको मैं सिंपली लिख देता हूं, k तो आपको पता ही है, 2kp अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है k की वैल्यू 4πε0, तो वही ऊपर लिखा है, वही मैंने नीचे लिख दिया और सरल करके। अच्छा मेरे प्यारे, एक बात बता, अगर मैं ये कहता हूं, क्योंकि ये डाइपोल है ना, इसमें दिक्कत क्या है कि जो ये A है, यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये बहुत पास पास में होते हैं चार्ज, और ये R जो डिस्टेंस होती है वो इसके सेंटर से लेते हैं। कहां से? इसके सेंटर से ये R डिस्टेंस हो गई, है ना? तो यहां पे ना ये R बहुत बड़ा होता है A से, अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो इस फॉर्मूले को है ना, हम क्या कर सकते हैं? A को लगभग 0 मान लेंगे। जब मैं A को 0 मानूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा मेरा ये, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2kp अपॉन RQ। ठीक है मेरे प्यारे, ठीक है। और ये क्या है? ये भी वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं, है ना? अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है, यानी कि मान लो ये है डाइपोल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी Q, ये भी Q, ये सेंटर से R डिस्टेंस। इक्वेटोरियल का मतलब यहाँ से 90 डिग्री पे ले जाऊं ऐसे, तो होगा क्या? अगर इस पॉइंट पे मैं डाइपोल मूवमेंट निकालता हूं तो आएगा क्या? E इक्वेटोरियल इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है, -kp अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर की पावर 3/2, है ना मेरे प्यारे? तो R क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक की जो दूरी है ना, और इन दोनों के बीच की दूरी मान लेता हूं मैं 2a। एक बात बताऊं,
यहाँ पे ये 2a, अगर मान लो कंडीशन ये कि ये बहुत छोटा है, r बहुत बड़ा है, समझ रहे हो मेरे प्यारे, मेरे राज दुलारे, अगर r बहुत बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, a को फिर से 0 रख दूंगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा निकल के वो आएगा -kp/r3। यहाँ q हो जाएगा, ये गलत लिख रखा है, एडिटर की कमी, ठीक है। तो इतना सिंपल होता है। यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आया मेरे प्यारे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है नेट, तो डाइपोल का डायरेक्शन ऐसे होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल, इसीलिए इसीलिए यहां पे ये नेगेटिव का साइन लगा है। और मेरे दोस्त ये जो है इंपोर्टेंट रिलेशन होता है, ये ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसके ऊपर, है ना। पिछली बार तो इसके डेरिवेशन भी आते थे, तो एक बार आप डेरिवेशन भी देख लेना। आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी समाप्त करना है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जैसे कि मान लो ये कोई रिंग है या ये कोई भी एरिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका मतलब वो ये हो गया ई डॉट एस, यानी कि इसका जो सरफेस एरिया है ना, उस सरफेस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुई, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मन ऐसे जाने का नहीं है, उनका मन है ऐसे जाने का ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, वो ऐसे जाएंगी ऐसे जाएंगी। तो एक बात बताओ, इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, इधर की तरफ, तो इन दोनों के बीच में थीटा एंगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ये ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर इधर है, तो ई डॉट एस हटाऊंगा तो क्या आएगा, पाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, कंफ्यूज जाओगे तो नहीं, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा अच्छा अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ गए। गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ ये कहता है कि कोई भी चार्ज अगर किसी भी क्लोज्ड सरफेस में रखा हुआ है तो वो जो है E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट डी एस जो है क्यू इनसाइड, मतलब किसी भी क्लोज्ड सरफेस में कितना चार्ज रखा है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप भी। यानी कि यहाँ पे +2 है या -4 है, तो इनसाइड कितना क्यू हो गया है, नेट देखो यहाँ पे -4 + 2 कितना हुआ, -2 तो ये हो जाएगा -2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस लॉ क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक और नया तरीका बताता है। वो ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर क्यू इनसाइड देखो कितना चार्ज रखा है, उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम कर दो, बस बात खत्म। ये होता है गॉस लॉ। सांस ले लें, मजा आ रहा है ही मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो टुन्नू मुन्नू की कहानी भी सुना दूंगा अगर नहीं आएगा, लेकिन अभी पढ़ लेते हैं पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ये एक लॉन्ग चार्ज वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा। ठीक है, अभी बताया था मैंने। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है, देखो वैसे तो सिंपली अगर देखा जाए तो इनफाइनाइट वायर की वजह से, मतलब बहुत लंबा वायर है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो फॉर्मूला ये होता है इक्वल टू 2k λ/r, या फिर इसको अगर सॉल्व करके देखें तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट वायर की वजह से। लेकिन जेईई और नीट में थोड़े क्वेश्चन ट्रिकी कर देता है, वो कहता है हमें इनफाइनाइट वायर चाहिए ही नहीं, हम लेते हैं एक एल लेंथ का वायर, ठीक है, और एक पॉइंट मतलब इसके परपेंडिकुलर अगर लाइन डालें यहाँ से r डिस्टेंस की दूरी पर, और इस वाले पॉइंट से अगर एंगल अल्फा बन रहा है, इस वाले पॉइंट से अगर एंगल बीटा बन रहा है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं, एक तो EX की डायरेक्शन में निकलेगी, एक EY की डायरेक्शन में निकलेगी। तो EX की डायरेक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है k λ/r ब्रैकेट 1 sin अल्फा प्लस sin बीटा, और इसके लिए होता है k λ/r cos अल्फा माइनस cos बीटा। ठीक है, अगर कोई नेट पूछे तो ई नेट कैसे लिखोगे, ई नेट, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, EX निकाल लो, EY निकाल लो, फिर उसके अंदर क्या करो, EX का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर, है ना। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, टफ है फिजिक्स, आसान होती तो हर कोई कर लेता, है ना। चलें, समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल लेयर ऑफ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल लेयर ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी कि अगर ये कोई प्लेट है वो पूरी चार्ज है,
तो उसके सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लो ये कोई प्लेट है, इधर से भी चार्ज है, इधर से भी चार्ज है, दोनों तरफ से चार्ज है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, सिंगल फेस से चार्ज है तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर दोनों फेसेस चार्ज हो चुके हैं तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद कर लेना। आगे देखो, स्पेयर वाले क्वेश्चन सबने पढ़े होंगे, है ना, और वो अलग अलग तरीके के होते हैं, उन्हें निकालना सीखते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे आज स्पेयर की वजह से। अगर मान लो थिन स्पेरिकल सेल है, कैसा, थिन स्पेरिकल सेल, तो उसमें 3 केस बनते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बताओ। थिन स्पेरिकल सेल का मतलब अंदर से खोखला, बाहर पूरा चार्ज, ठीक है। बाहर अगर पूरा चार्ज है, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, 0 होगा। भैया कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगा, घंटा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, मस्त सारे सवाल पेल दोगे यार, तुम टेंशन मत लो, वादा करता हूं मैं, बिल्कुल भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बस मेरे साथ आप एकदम जोश के साथ बने रहना। हाँ, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड देखो, आउटसाइड का मतलब यहां से यहां तक आर डिस्टेंस की दूरी पे, तो इस पूरे स्पेयर को ना पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करो, तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या के की वैल्यू रख दो फिर। अच्छा, सरफेस पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, सरफेस पे यहां से यहां तक की रेडियस आर है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, ग्राफ भी आ जाता है इसका, देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये आर है, यानी कि डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी कराना है। तो आपको बताओ, यहां से यहां तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था, इनसाइड तो 0 है ना, तो पहले तो यहां तक 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन जैसे ही सरफेस पे आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बढ़ गया। फिर यहां से बढ़ने के बाद जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, यानी कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो इस टाइप के ग्राफ कैसे बनेंगे, ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो ये ग्राफ होता है क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। मास्टरों ने मैथमेटिक्स में सिखाया होगा तुम्हें, बेसिक मैथमेटिक्स में ग्राफ कैसे बनाए, ऐसे बनाते हैं। सेम ऐसे ही अगर कोई सॉलिड स्पेयर है तो, और सॉलिड स्पेयर नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है, ठीक है, तो उस पर क्या है, पूरे के पूरे स्पेयर पर चार्ज दे दिया है, चार्ज क्या कर दिया है, रख दिया है, रख दिया, तो यानी कि ये पूरा का पूरा चार्ज है स्पेयर। तो अगर इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी मुझे, तो क्या करूंगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सेम इसी की तरह। लेकिन आउटसाइड निकालूंगा बाहर की तरफ, तो क्या करूंगा, इसे फिर से पॉइंट चार्ज ट्रीट कर लूंगा, उससे आर डिस्टेंस की दूरी पे निकालूंगा, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर यहाँ पे ये वाला लो, छोटा वाला, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये वाली आर, ठीक है, आर छोटा वाला ले लेना। अच्छा, लेकिन इनसाइड निकालूंगा, इनसाइड मतलब यहां तो यहां निकाल लू, या तो यहां निकाल लू, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ई इनसाइड इक्वल टू के क्यू आर अपॉन आर क्यू। ये याद करने योग्य बात है, के क्यू आर यानी कि यहां से यहां तक की दूरी आर, अपॉन आर क्यू बोले तो इसकी रेडियस, ठीक है। अच्छा, अब इसका ग्राफ देखो कैसे ड्रॉ होगा, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि जैसे जैसे ये आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ई सरफेस तक आ जाएंगे, ई सरफेस पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद आउटसाइड पे देखो तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ग्राफ ऐसे चला जाएगा, फिर से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सही है, कितना सिंपल है ना। तो यहाँ पर लिख भी देते हैं, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये ग्राफ है ना, पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, अगर तुम्हें रो के टर्म में दे रखा हो, अगर तुम्हें ये रो यानी कि डेंसिटी के टर्म में दे रखा हो, तो कुछ नहीं करना, जो क्यू की वैल्यू है उसे ऐसे लिख लो, क्यू इक्वल टू, क्योंकि भैया डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, आप सबको बताया, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे ये क्या है, स्पेयर, और स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो, तो क्यू आ जाएगा। क्यू की जगह ये सब पुट कर दोगे तो डेंसिटी के टर्म में आंसर मिल जाएगा। यस और नो, समझ में आया या नहीं आया, आ गया। अरे मेरे बालक, टेंशन में मत रहो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे आते हैं अब। पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, तो आप सबको पता है पोटेंशियल क्या होता है, वैसे तो मैंने बता दिया, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के क्यू अपॉन आर, है ना। पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है, ये भी बता दिया। लेकिन अगर कोई पूछे कि स्पेयर है,
एक स्पेरिकल सेल है, एक सॉलिड स्पेयर है, तब उनकी वजह से पोटेंशियल बताओ भाई, तो फिर क्या कहोगे? उनसे ये कहना कि देखो भाई, अगर एक थिन स्पेरिकल सेल है, कैसा लिख भी रखा है, पोटेंशियल ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियस आर विथ चार्ज क्यू, इस पे है ना पूरे के पूरे स्पेयर पे क्यू चार्ज स्प्रेडेड है, और ये एक कंडक्टिंग स्पेयर है। तो कंडक्टिंग स्पेयर पे क्या होता है पता है, सारा का सारा चार्ज, चाहे होलो स्पेयर हो तो उसके सरफेस पे ही रहेगा, होलो मतलब अंदर कुछ है नहीं। लेकिन मान लो अगर कोई कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर भी है तो उस पर चार्ज कहाँ जाएगा, सारा का सारा ऊपर आ जाएगा सरफेस पे, तो भी यही स्पेयर ट्रीट किया जाएगा। अब उसमें क्या होगा देखो, कोई पूछे कि भैया आउटसाइड हमको बताइए पोटेंशियल क्या होगा, तो आप कहोगे बी नॉट इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, तो यहां से यहां तक की आर। सरफेस पे बताइए क्या होगा, तो सरफेस के लिए आर रेडियस हो जाएगी, तो के क्यू अपॉन आर। कोई कहेगा अंदर बताओ अंदर, तो कहना अंदर क्योंकि चार्ज है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा, लेकिन पोटेंशियल जो सरफेस पे रहेगा वही अंदर इनसाइड, पोटेंशियल क्या रहेगा, के क्यू अपॉन आर सेम रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। तो आपको ये बताना होगा कि पोटेंशियल इज नेवर जीरो, अगर किसी भी सरफेस पर चार्ज है सॉलिड स्पेयर पर तो उसका पोटेंशियल कभी जीरो नहीं होता। यहाँ देख रहे हो तीनों केसेस में जो सरफेस पर होगा वही इनसाइड होगा, ऐसे केस में। लेकिन मान लो अगर कोई ऐसा स्पेयर है जो कि नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग का मतलब मान लो कोई प्लास्टिक का स्पेयर है ना, उसके ऊपर मैंने अपनी तरफ से चार्ज रख दिया, ये भी होता है क्या सर? हाँ होता है, चार्ज मैंने रख दिया और पूरे स्पेयर पे चार्ज फैला दिया, चार्ज जहां फैलाऊंगा वहीं रखा रह जाएगा ना, तो ऐसा स्पेयर है, या लकड़ी का ये स्पेयर है, ठीक है, जहां पे चार्ज रख दूंगा वहीं आ जाएगा। लेकिन जो कंडक्टिंग स्पेयर होता है, यानी कि जो कंडक्टर वाला स्पेयर होता है, स्टील का या फिर लोहे का या फिर तांबे का या फिर कॉपर का, किसी का भी बोल लो, तो उस पर जो चार्ज रखूंगा ना वो सारा का सारा सरफेस पे आ जाता है, रेसिड्यू बोलते हैं उसे, रेसिड्यूइंग चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, तो इसमें ना तीन केस बनेंगे, एक तो आउटसाइड, एक इनसाइड, एक सरफेस पे। तो आउटसाइड में तो के क्यू अपॉन आर ही रहेगा पोटेंशियल, सरफेस पे के क्यू अपॉन आर रहेगा, आर यहाँ पे रेडियस वाला लेंगे ये वाला, ठीक है। लेकिन इनसाइड वाला ना यहाँ पे निकालने का एक अलग तरीका है, के क्यू अपॉन आर, ठीक है, फिर ब्रैकेट में 3/2 माइनस 1/2 आर स्क्वायर अपॉन आर क्यू, आर कौन सा, छोटा वाला, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, और आर क्यू कौन सा, यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि इसकी रेडियस। बोलो हाँ या ना, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? वो कौन सा गाना है मैं तो भूल ही गया। हाँ, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है देखो, ये है पोटेंशियल, ये है आर, यानी कि जैसे जैसे आर चेंज हो रही है वैसे वैसे पोटेंशियल चेंज होगा। तो इनसाइड से सरफेस तक पैराबोला का ग्राफ बनाते हैं, कौन सा, पैराबोला, फिर बनेगा ये हाइपरबोला, पहले पैराबोला फिर हाइपरबोला, रट लो याद कर लो इस ग्राफ को। ठीक है, हाइपरबोला तो चलो समझ में भी आ रहा है, बी नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो हाइपरबोला हो गया यहाँ के बाद, है ना। लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये होगा पैराबोला, इस रिलेशन की वजह से। समझ में आया क्या? अरे यार ये देखो, बी इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो रहा है ना लगभग, इसीलिए ये पैराबोला है। ठीक है एक चिमकांडी मुझसे बोला, बता दूं, चिमकांडी जानते हो? चलो यार पढ़ा देता हूँ, टाइम बर्बाद हो जाएगा, मैं तो सोच रहा हूँ कि नहीं मस्ती कराऊं, पर मैं मस्ती के मूड में आ गया ना, फिर टाइम बर्बाद हो जाएगा। यहाँ देखो, ये पोटेंशियल, ये आर फॉर रेडियस। अब होगा क्या, अगर तुम्हें इसका ग्राफ बनाने के लिए बोला जाए तो कैसे बनाओगे? देखो, इनसाइड से लेके सरफेस तक तो कांस्टेंट है, वो क्या है, के क्यू अपॉन आर और के क्यू अपॉन आर पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर। लेकिन जैसे ही सरफेस से बाहर निकलेंगे तब ये हो रहा है बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो यहाँ पे बन जाएगा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो प्यारे अब हम समझेंगे कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए एक डिवाइस, ठीक है। और कैपेसिटेंस क्या होता है भैया? कैपेसिटेंस ये बताता है कि कितना चार्ज कोई भी कैपेसिटर स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं, अगर हम वोल्टेज भी बढ़ाते जाएंगे तो किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज क्यू बढ़ता जाएगा, तो यहीं से हमें पता चला सी कांस्टेंट आ जाएगा, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा क्यू, और सी आता है आपका क्यू अपॉन वी। तो ये कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला होता है ना। अब देखो
कैपेसिटेंस को सीरीज में भी लगाया जाता है और पैरेलल में भी लगाया जाता है। यहाँ पे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं जो यहाँ पे लगा के दिखाते हैं ना आपको सर्किट में। सीरीज में लगाएंगे तो सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ऐसे सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 ड्र। अच्छा पैरेलल में होंगे तो कैसे, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 डॉट 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 डॉट। ठीक है। अच्छा अब देखो कैपेसिटेंस हर चीज की अलग अलग आती है। स्पेरिकल सेल होगा तो अलग आएगी, सिलेंड्रिकल होगा तो अलग आएगी। ठीक है। इसी तरीके से एक बार पहले ये देख लेते हैं कि सीरीज में क्या होता है। देखो सीरीज में होता क्या है, जैसे कि मान लो यहाँ इस बैटरी की वजह से इस पे चार्ज क्यू आया, तो सीरीज में सब पे चार्ज क्यू होगा, सेम होगा, है ना, यानी कि ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, सीरीज में सब लगे हुए हैं सेम चार्ज। तो सीरीज में क्या होगा, चार्ज जो है सेम होगा। लेकिन रही बात वोल्टेज की तो वो अलग हो जाएगा। इसके बीच में वोल्टेज V1 है तो यहां से यहां तक V2 है, यहां से यहां तक V3 है, यहां से यहां तक V4 है। ठीक है। तो वोल्टेज चेंज हो जाता है, वोल्टेज डिफरेंट हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन पैरेलल में क्या होता है प्यारे, वोल्टेज इसका भी है तो इसका भी, इसका भी, इसका भी, लेकिन चार्ज इसमें चेंज हो जाता है, Q1 Q2 Q3। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पैरेलल में, पैरेलल चार्ज डिफरेंट, है ना, वोल्टेज सेम। ये कॉन्सेप्ट बहुत धांसू है, बहुत ज्यादा धांसू। ठीक है। अच्छा इस बैटरी ने Q चार्ज दिया, टोटल कितना दिया Q, तो Q इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पता होगा, इसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके। अच्छा वोल्टेज डिफरेंस डिफरेंट हो जाता है यहाँ पे। अगर इसका टोटल वोल्टेज भी है तो वो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, है ना। अच्छा एक बात बताओ, आपने सुना होगा अर्थ को आइसोलेटेड स्पेयर ट्रीट करते हैं, और अगर अर्थ को आइसोलेटेड स्पेयर ट्रीट करते हैं तो बताओ उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। किसी भी स्पेयर की वजह से अगर आपको कैपेसिटेंस निकालनी पड़े तो फॉर्मूला होता है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, है ना। R क्या होती है, रेडियस ऑफ अर्थ या फिर रेडियस ऑफ कोई भी स्पेयर। अच्छा अगर यहाँ पे आप अर्थ का कैपेसिटेंस निकालना चाहोगे तो रेडियस ऑफ अर्थ रखोगे, जब सॉल्व करोगे तो आएगी लगभग 710 माइक्रोफेराड के आसपास। तो याद रखना ये चीज। अच्छा आगे देखो कैपेसिटेंस का कुछ बेसिक, कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल मैंने बता दिया, ऐसा यूनिट होती है फेराड, और 1 फेराड इक्वल टू 96,500 कूलम होते हैं। 1 माइक्रो फेराड होते हैं 10 टू द पावर माइनस 3 फेराड। 1 ये माइक्रो नहीं है, ये सॉरी मिली फेराड, माइक्रो फेराड और ये पीको फेराड, ये यूनिट जनरली क्वेश्चंस में इस्तेमाल की जाती हैं, इसीलिए लिखी है ना। अच्छा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट क्या होता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ओके कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस होता है, और स्पेरिकल कैपेसिटर है कोई। भैया एक बात बताओ, कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है कि कितना कोई भी कैपेसिटर चार्ज होल्ड कर रहा है। तो एक बात बताओ, होल्ड करने के लिए जगह तो चाहिए ना, इसीलिए ये दो पैरेलल, एक स्पेयर ये, इसके ऊपर एक और स्पेयर, जिसकी रेडियस A है इसकी रेडियस B है। तो C इक्वल टू क्या आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। बोलो मेरे साथ, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। यस और नो, समझ में आया कि नहीं, है ना। याद करना है, डायरेक्ट डेरिवेशन आपने किया होगा, IIT में तो इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। अगर कोई पूछे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है तो बताओ उसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, तो बोलना C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट KL, L फॉर लेंथ ऑफ द सिलेंडर, है ना, 2.3 log 10 B अपॉन A। B इज द रेडियस ऑफ बड़ा सिलेंडर, A इज द रेडियस ऑफ छोटा सिलेंडर। ठीक है। 2.303 होता है यहाँ पे, है ना। C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट KL अपॉन 2.303 log 10 B अपॉन A। अब यहाँ पे ये K क्या हो सकता है, देखो एक चीज बताओ, यहाँ पे ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो सकता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, देखो डाइलेक्ट्रिक का मतलब समझो पहले। डाइलेक्ट्रिक ना एक तरीके से इंसुलेटर ही होता है, लेकिन अलग क्या होता है, जैसे ही मैंने कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक घुसेड़ दिया, ये दो पैरेलल प्लेट के बीच में मैंने डाइलेक्ट्रिक घुसेड़ दिया, है ना, तो ये डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, चार्ज को पास नहीं होने देता, है ना, लेकिन ये फोर्स को परमिट होने देता है। तो जैसे कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है, तो चार्ज इस डाइलेक्ट्रिक में से लीक नहीं होगा क्योंकि ये इंसुलेटर बिहेवियर का है, लेकिन फोर्स परमिट हो सकता है ना, समझ गए। तो डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर ये होता है, और कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक के डालने से बढ़ जाती है। तो कैपेसिटेंस अगर C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो K जो है डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू होती है उसका मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और K की वैल्यू जो होती है वो 1 से बड़ी होती है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
का मल्टीप्लाई करना होता है, आपको पता होगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे अगर डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेंट डाइलेक्ट्रिक फिल कर रखा है तो के की वैल्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मुझे उम्मीद है प्यारे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। अब बात करते हैं, इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड इन अ कैपेसिटर, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट कर दी गई है, और आप ध्यान से देखो कुछ इस तरीके से, तो क्या होगा, मतलब यह है अगर कैपेसिटर प्लेट के बीच में डी डिस्टेंस की दूरी है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की गई है टी, मतलब इससे कम कम चौड़ी, है ना। और बताओ अब इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, तो उसका एक फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। के क्या है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और टी क्या है थिकनेस ऑफ द प्लेट, डी क्या है इन दोनों के दोनों पैरेलल प्लेट के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, समझ में आ गया। अब मान लो मैंने क्या किया अपनी तरफ से, मैंने कहा नहीं भाई मैं तो जो डाइलेक्ट्रिक फिल करने वाला हूं वो पूरी प्लेट में फिल करने वाला हूं, तो मतलब मैंने टी इक्वल टू क्या कर दिया, डी के बराबर कर दिया, पूरी प्लेट में फिल कर दिया ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टी की जगह अब मैं रखूंगा डी, तो मैंने यहाँ पे अगर डी रखा तो डी से डी मर जाएगा, और यहाँ लिखूंगा मैं डी, तो ये के ऊपर पहुंच जाएगा, तो सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाएगा कि नहीं, समझ में आया, है ना। तो अगर पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक फिट कर दिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाती है। अगर लेकिन टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक फिट कर दिया है तो ये होता है जनरल फॉर्मूला, याद कर लेना मेरे प्यारे। जल्दी जल्दी है, स्पीड बनानी पड़ेगी क्योंकि टाइम बहुत कम है। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक के बारे में थोड़ा बहुत लिख भी रखा है, डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज बट परमिट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसा कि मैंने अभी आपको हिंदी में बताया था। अब आगे ध्यान दो, कैपेसिटेंस बता दिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है, यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर हाफ क्यू बी। अगर आपको चार्ज और वोल्टेज दे रखा हो तो ऐसे निकालनी होती है, चार्ज और कैपेसिटेंस दे रखा हो तो ऐसे निकालनी होती है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। अगर आपको कैपेसिटेंस और वोल्टेज दे रखा हो तो ऐसे निकालनी होती है ना। मैं तो ये कहता हूं कि बस ये वाला याद कर लो, आप इक्वल टू क्यू बी, और एक ये वाला याद रखो सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। देखो सी की जगह, अब यहाँ पे क्यू की जगह कुछ भी पुट करो, क्यू की जगह सी के टर्म में निकालना है तो क्या करोगे, सी भी पुट कर दो, तो सी बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया, है ना। तो ये दो चीज याद है ना आपको, तो ये तीनों आंसर निकाले जा सकते हैं, मस्त। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, है ना, ये होती है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी में वॉल्यूम का डिवाइड लगा देते हैं ना तो एनर्जी डेंसिटी हो जाती है, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर, समझ में आ रहा है प्यारे? बोर हो रहे हो, एक शायरी सुना दूं, मोटा मरता मोटी पे, भूखा मरता रोटी पे, मेरे सरपंच की 3 छोरियां, मैं मरता सबसे छोटी पे। 2 बार तो नहीं होगी कहीं ये। चलो आगे ध्यान देते हैं। अब नया चैप्टर का आगाज, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप कोई भी तार मत पकड़ना नहीं तो करंट आ जाएगा, बस फील लेना है इसका, ठीक है। तो देखो मान लो ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं इधर, तो करंट होगा फ्लो इधर, और बिना बैटरी के करंट फ्लो हो सकता है क्या, नहीं। बैटरी का वोल्टेज कितना होगा, बी। एक्चुअली में बैटरी क्या करती है, करंट फ्लो कराने का काम करती है, बिल्कुल नहीं। बैटरी काम करती है एनर्जी देने का, यहां से एनर्जी जाएगी तो इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन अपने आप मूव करने लग जाएंगे एक डायरेक्शन में। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहे हैं तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन आई में फ्लो करेगा। आप सबको पता है कि करंट का जो असली फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है, यानी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप सबको पता है बिना किसी कंडक्टर के करंट फ्लो होगा नहीं, कंडक्टर तो जरूरी है। और कंडक्टर का होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, और रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। जैसे कि मान लो ये एल लेंथ का कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे ये एरिया किसका लेंगे, ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बोलो यस और नो, समझ में आया या नहीं आया, आया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे ये वाला, ऐसा मत कर लेना कि सिलेंडर का एरिया ले दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि करंट जहां से एंटर करेगा वो वाला एरिया लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ओम्स लॉ आप सबने पढ़ा होगा, ओम्स लॉ कहता है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। बात सही है। जब मैं बी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो यहाँ आता है आर आई, यहाँ से रेजिस्टेंस आ जाता है आर इक्वल टू बी अपॉन आई। ये जो रेजिस्टेंस है ये किसके लिए होता है, ओमिक कंडक्टर्स के लिए। ओमिक कंडक्टर कौन से कंडक्टर होते हैं, उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है बी अपॉन आई,
है ना। यानी कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़े, ऐसे कंडक्टर को हम ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे करंट डेंसिटी क्या होता है। देखो कोई पूछे करंट क्या है तो बोलना स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी को लिखने का सही तरीका क्या होता है, वैसे तो लोग ऐसे भी लिख देते हैं J इक्वल टू आई अपॉन ए, करंट डेंसिटी है ना, तो आई करंट हो गया, इसमें एरिया का डिवाइड लगा दिया तो ये हो गया करंट डेंसिटी। एक्चुअली में यार डेंसिटी के शब्द समझ के वॉल्यूम का डिवाइड मत लगा देना, एरिया का लगता है। एरिया कौन सा, यही वाला एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बोलो यस और नो, समझ में आया नहीं आया। लेकिन ध्यान दो करंट भी स्केलर और एरिया वेक्टर। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे जो एरिया होगा इसका डायरेक्शन लेंगे, क्योंकि ये एरिया वेक्टर है। मान लो इसका डायरेक्शन इधर ले लिया बाहर की तरफ, है ना, तो होगा क्या, अगर ये जे है, जे फॉर एरिया का मल्टीप्लाई ए, तो जे भी करंट डेंसिटी हो गया, ए हो गया एरिया, और यहाँ पे ये आएगा आई के इक्वल, जैसा कि मैंने सामने लिख रखा है। तो उससे ये पता चलता है मुझे कि दो वेक्टर का जब भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा या डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा, एक स्केलर प्रोडक्ट, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो आई क्या है यहाँ पे, स्केलर, इसीलिए करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर, एरिया क्या है, वेक्टर। ठीक है, ये सारा लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा कंडक्टेंस क्या होता है, कुछ नहीं, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, और जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से चल रहे हैं उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसका जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस ई टाउ अपॉन एम, माइनस ई टाउ अपॉन एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, पता होगा आपको, लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ई फॉर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और देखो आप सबने पढ़ा होगा आई इक्वल टू होता है बी डी, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू ई एन ए, बी ना, है ना, और यहां से अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाला जाए तो आई अपॉन ई एन ए इक्वल टू बी डी। ठीक है मेरे प्यारे, ये वाला फॉर्मूला भी होता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अरे बोलो आपको समझ आ रहा है, यस और नो। हाँ देखो पीपीटी भी मिल जाएगी, टेंशन मत लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ तो यूट्यूब पे फीचर है ना, स्पीड स्लो कर लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत धीमे बोल रहा हूँ तो स्पीड फास्ट कर लो। चलो आगे चलते हैं। अब मैं समझाने वाला हूं आपको करंट के बारे में। तो आप सबको पता है, अब ये भी बताया मैंने, आई इक्वल टू एन ई ए बी डी, ये होता है एक अच्छा रिलेशन करंट का, जिसमें ये क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सबको पता होगा ये। और ये इस पे फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं, आई इक्वल टू बीना से भी याद करते हैं लोग, बीना कहाँ हो मेरी बीना मेरी कोई नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बता रहा हूँ। हाँ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, सबका फॉर्मूला ये होता है H इक्वल टू बी आई टी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, और भी है यहाँ पे लिखे हैं, देखो पहले तो पावर बताओ, पावर क्या होती है, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, और इसको बी आई भी लिख सकते हैं, और इसको आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, और बी स्क्वायर वाई आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हीट निकालना है तो बस मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई टी करते जाओ इसमें। आप सबको वैसे पता होगा कि हीट का फॉर्मूला होता है बी आई टी, यानी कि बी आई को आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं तो आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर को क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर वाई आर भी लिख सकते हैं इसको, तो बी स्क्वायर वाई आर टी भी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी आ सकती है हीट का आंसर। तो ये देख लेना कहाँ पे, जिस जगह आपको सटीक लगे वहां लगा देना, है ना। अब मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी का मतलब होता है भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स को मतलब एकदम आजाद छोड़ देना। तो मोबिलिटी कैसे निकालेंगे, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो होता है मोबिलिटी, और म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रखेंगे क्यू टाउ अपॉन एम, टाउ क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम, और मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कट गया तो क्यू टाउ आई एम आया। अरे कुछ नहीं यार, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, क्यू टाउ अपॉन एम इंटू ई, यहाँ ई पहले से ही है, ई से ई मर गया, तो यही तो आया ना। अच्छा, थर्मल रेजिस्टिविटी या फिर थर्मल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। आप सबको पता होगा कि R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये कंडक्टर के लिए बता रहा हूं मैं सिर्फ, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस घटेगा वैसे वैसे मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी घटेगी। तो सुपर कंडक्टर आ सकता है क्या सर, एक टाइम ऐसा भी तो हो सकता है कि टेम्परेचर घटते 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 इतना घट गया कि रेजिस्टेंस भी घटते 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 कंडक्टर का जीरो हो गया, तो उस चीज को बोल देते हैं सुपर कंडक्टर। मतलब ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट बड़े धड़ल्ले से फ्लो होगा। सुपर कंडक्टर का मतलब ये एनर्जी उसमें देनी नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि रुकावट बहुत कम होगी। तो ये होती है रेजिस्टेंस।
और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी सेम यही है, रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसे डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, टी माइनस टू नॉट। ओके, अल्फा क्या है यहाँ पे, ये है तुम्हारा टेम्परेचर का कोफिशियंट, ठीक है, कोफिशियंट ऑफ टेम्परेचर, है ना, याद रखोगे। इसके अलावा ये फॉर्मूले आपको आ जाते हैं, जेई वगैरह के पेपर में आ जाते हैं। और दूसरी बात, अच्छा एक बात पूछ रहा हूं मैं, सेमीकंडक्टर हो और टेम्परेचर बढ़े तो उसके साथ क्या होगा, बताओ। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, सेमीकंडक्टर में बताऊंगा अभी मैं। तो ये है आपके सामने मीटर ब्रिज, इसके क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये R1 R2 दो रेजिस्टेंस दे रखी होंगी और ये एक स्केल है 100 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब जब यहाँ पे आप जॉकी लगाओगे, इसको बोलते हैं जॉकी, जॉकी वहां पे लगा दो जहां पे नल पॉइंट आ रहा है, नल पॉइंट का मतलब जहां पे रीडिंग आएगी 0, ठीक है। तो इस केस में क्या है, R1 अपॉन, मान लो यहाँ से L लेंथ पे 0 आ रहा है, ठीक है, तो R1 अपॉन L1, L1 नहीं करो, L कर लो सिर्फ, L इक्वल टू R2, और इसके नीचे क्या है, ये वाला बचा कितना, 100 माइनस एल, ये 100 माइनस एल, ठीक है। तो ये एक रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसमें क्या है, आपको ये एल दे रखा होगा, R1 R2, एक R1 दे रखा होगा तो R2 पूछ सकता है, मतलब दो चीज दे रखी होंगी, कोई भी तीसरी चीज पूछ सकता है, तो ये भी याद रखोगे आप। आगे चलते हैं, आगे चलोगे तो पता चलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल ड्यूरिंग अ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज पता है आपको क्या होता है, जैसे कि मानो ये कोई सेल है ना, और सेल डिस्चार्ज कब होगा, जब यहाँ से करंट निकलेगा, आई भाई ये बैटरी या सेल जब भी तो डिस्चार्ज होगा जब यहाँ से करंट निकलेगा, यानी कि ये चार्ज नहीं हो रहा, ये अपनी एनर्जी किसी को सप्लाई कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ऐसे निकालते हैं, बी इक्वल टू ई एम एफ, इसका ई, ठीक है, मैं यहाँ से ऐसे चल रहा हूँ इस पाथ पे, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसीलिए प्लस में ली है। अच्छा करंट ऐसे जा रहा है, तो आपको पता है रेजिस्टेंस के अंदर करंट कैसे जाता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, तो ये हाई पोटेंशियल हो गया, ये हाई वाला पॉइंट हो गया, ये लो वाला पॉइंट हो गया, है ना। तो हाई से लो की तरफ, हाई का मतलब पॉजिटिव चार्ज, लो का मतलब नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, नेगेटिव साइन आएगा मतलब। अच्छा, और किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है आई, उसकी रेजिस्टेंस है आर, तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे, बी इक्वल टू आई आर, ऐसे ही तो लिखूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा आई आर, है ना। तो यहाँ से मेरे को पता चल जाएगा कि जो बी आ रहा है वो क्या आ रहा है, बी इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो यही है ना। मतलब कि अगर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में मुझे वोल्टेज निकालना है, और यहाँ बैटरी का ईएमएफ मुझे दे रखा है आर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आर लिख दूं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, तो बी इक्वल टू ई माइनस आई आर। और लेकिन अगर बैटरी चार्ज हो रही है, ये तो डिस्चार्ज के लिए, तो बी इक्वल टू हो जाएगा ई प्लस आई आर, लिखा भी होगा यहाँ कहीं, ये रहा, बी इक्वल टू ई प्लस आई आर, ठीक है मेरे प्यारे मित्र। आगे देखो, एन सेल्स अगर हमने सीरीज में लगा दिए हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस जिनकी आर है, तो अब बताओ करंट कितना फ्लो होगा यहाँ से। अब ये बहुत सारे सेल हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका इक्विवेलेंट सेल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, ऐसा करते हैं कि 1 2 3 4 बहुत सारे सेल सीरीज में लगे हैं और पोलैरिटी भी ऐसी है, तो एन ही हो जाएगा, तो टोटल क्या हो गया एन ही। तो आप सबको पता है बी इक्वल टू आई आर होता है ना, बी इक्वल टू आई आर, तो आर नीचे आ जाएगा तो करंट आ जाएगा, तो करंट क्या हो जाता है, बी अपॉन आर, तो बी क्या है, टोटल वोल्टेज क्या हो गया एन ही, है ना। लेकिन एक बात बताओ माय डियर फ्रेंड, आर फॉर रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस भी तो लेनी पड़ेगी, सीरीज में रेजिस्टेंस लग रही है, तो 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारी हैं, तो एन आर हो जाएगा, और साथ में एक और ये भी तो इनके साथ सीरीज में है, तो आर प्लस एन आर, आपको पता चल गया होगा। अगर मान लो बहुत सारी एम बैटरीज, नंबर ऑफ एम बैटरीज अगर पैरेलल में लग रही हैं और रेजिस्टेंस भी है साथ में, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, तब आई निकालना हो तो कैसे निकालोगे। देखो आप सबको पता है आई इक्वल टू बी अपॉन आर, आप सबको ये भी पता है कि पैरेलल में जो है पोटेंशियल तो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता, है ना। लेकिन जो आर इक्विवेलेंट लिखूंगा वो क्या लिखूंगा मैं इसका, क्योंकि ये बहुत सारे आर हैं, है ना, तो ये हो जाएगा आर अपॉन एन, हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे एक तो हो जाएगा आर एन नहीं एम, क्योंकि ये नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं एम, तो आर वाई एम प्लस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी होगा यहाँ पे आर, ऐसे करके आर जोड़ दो, आई इक्वल टू हो जाएगा आपका, जब इसे सॉल्व करोगे तो ई अपॉन एम आर प्लस आर इंटू एम, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लिख रखा है, देख लो सामने। ओके आगे चलो, जल्दी जल्दी समझा रहा हूं मैं, घबराना मत। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पे आ गए हम। पहला आता है बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि भैया अगर ये कोई भी वायर है,
इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर, मान लेता हूँ कितनी दूरी पे, मान लेता हूँ आर डिस्टेंस की दूरी पर। तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो डी बी इक्वल टू, यानी कि छोटे से एलिमेंट की वजह से डी बी आएगा म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, पता होगा आपको, आर ये वाली दूरी, डी एल इसकी लेंथ हो गई छोटी सी, साइन थीटा ये वाला एंगल मान लो, ये वाला, ठीक है। अच्छा आगे चलो, लॉरेंज फोर्स पता है आपको, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दे रखा है ये चैप्टर। लॉरेंज फोर्स, एक बात बताओ, किसी भी वायर पे फोर्स निकालोगे तो क्या होगा, क्यू बी वी साइन थीटा। कोई भी वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, कोई भी वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, या कोई भी चार्ज, वायर छोड़ो, वायर बहुत बड़ी बात हो गई, अभी चार्ज की बात करते हैं, पेन ले लूं ब्लैक, एफ इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, है ना, यही आ जाएगा ना। अरे कोई भी चार्ज बी वेलोसिटी से चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, है ना, तो फोर्स क्या आ जाएगा ये, लेकिन मान लो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी गई, तो नेट फोर्स जो आएगा, यानी कि एफ जो आएगा वो आएगा ये, इसी को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, क्यू ई प्लस बी, इसको भी ब्रैकेट में बंद करो, इनटू बी, ठीक है। गलती हो गई यहाँ पे, ये हो जाएगा, है ना, समझ में आया। अब देखो कंडीशन फॉर अ चार्ज पार्टिकल, अच्छा ये कंडीशन बता रहा है वो वाली, कि भैया कंडीशन फॉर अ चार्ज पार्टिकल टू गो अनडिफ्लेक्टेड इन अ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मान लो ये है अपनी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल गया, तो देखना इस पे फोर्स कैसे लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थप्पड़ रूल लगा रहा हूँ, थप्पड़ रूल पता है, अरे राइट हैंड पाम रूल, है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अंदर की तरफ दिखा दी, अब ये मान लो चार्ज जा रहा है इधर की तरफ बी वेलोसिटी से, है ना, फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, जहां चाटा लगेगा उधर लगेगा फोर्स, तो फोर्स इस पर लग जाएगा ऊपर की तरफ, है ना। अब हम चाहते हैं कि भैया ये जो पार्टिकल है वो अनडिफ्लेक्टेड तरीके से जाए, तो मैं चाहूंगा जितना फोर्स इस पर ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग जाए नीचे, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करने वाला हूं कि इस चार्ज पे, ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है मुझे पता है, मैं क्या करूंगा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे बना दूंगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होंगी, यानी कि पॉजिटिव से निकलेंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव की तरफ टर्मिनेट होंगी, तो कुछ फोर्स ऐसे लग रहा है, अब लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगने लग जाएगा ऐसे, वो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्यू ई, हो जाएगा कि नहीं, और ये वाला क्या है, एफ इक्वल टू क्यू वी वी, अब ये दोनों इक्वेट हो गए, तो देखो क्यू वी वी इक्वल टू क्यू ई, ये क्यू से क्यू कट जाएगा, तो वी आएगा यहाँ पे, वी इक्वल टू आएगा ई अपॉन वी, यानी कि ये फोर्स नहीं ऊपर की तरफ खींच रहा है मैग्नेटिक फोर्स, और इसको इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा है, तो ये चार्ज बेचारा क्या करेगा, सीधे सीधे जाएगा बी वेलोसिटी से, तो यहाँ पे अगर अनडिफ्लेक्टेड तरीके से किसी चार्ज को जाना है तो ई अपॉन बी का रेशियो वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए, ठीक है, चार्ज की, समझ में आया, मुझे लगता है शॉर्ट में समझाया, बहुत कम टाइम में, मजा आ गया होगा अगर पहले पढ़ा होगा तो। आगे ध्यान दो, अ चार्ज पार्टिकल थ्रोन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक चार्ज पार्टिकल को मैंने परपेंडिकुलर फेंका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ठीक है मेरे प्यारे, अब मैं चार्ज पार्टिकल को ऐसे ले जा रहा हूं, तो फोर्स लगेगा किधर, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज पार्टिकल इधर, तो फोर्स ऊपर, थप्पड़ रूल से देखो फोर्स इधर लगेगा, है ना, और चार्ज पार्टिकल जा कैसे रहा है, ऐसे, तो एक बात बताओ, क्या फोर्स इधर लगेगा और ये जा ऐसे रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये क्या सर्कुलर मोशन होगा या नहीं होगा, अब जब सर्कुलर मोशन होगा तो इसकी रेडियस भी होगी, तो रेडियस क्या निकलता है, एम बी अपॉन क्यू बी, मोशन कैसा, सर्कुलर, चार्ज का टाइम पीरियड क्या होगा, एक चक्कर काटने में टाइम जो लगेगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, टाइम कितना लगेगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, याद कर लिया, आर इक्वल टू क्यू बी अपॉन, याद करो मेरे साथ, आर इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, टी इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, बोलो मेरे साथ फटाफट, जबान पे होने चाहिए, एकदम फिसलते हुए गोली की तरह जाने चाहिए जब क्वेश्चन सॉल्व करो तब। अच्छा चलो अगला केस देखते हैं, अगर मान लो मैं किसी चार्ज पार्टिकल को टक से किसी एंगल पे फेंकता हूं, टक से, तो फेंक के देख लेते हैं एक बार, जैसे कि माना कि ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या ऐसा मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ, और मैंने एक चार्ज पार्टिकल एंगल पे फेंका टक से, फेंक के ही दिखा देता हूँ, बी वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, दो कंपोनेंट होंगे, एक हो जाएगा बी साइन थीटा, हो जाएगा कि नहीं, और ध्यान देना मेरे दोस्त, इस पे फोर्स भी लगेगा, देखो
बी साइन थीटा ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, तो फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ। यानी कि देखो इस पर फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, और वेलोसिटी भी कह रही है चल चल ऊपर की तरफ चल। ये चार्ज पार्टिकल ऊपर जाएगा, लेकिन इस फोर्स की वजह से ऐसे घूमेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से घूमा तो सर्कुलर मोशन हो गया। लेकिन ध्यान दो, ये बी कॉस थीटा है ना, यहाँ पे ये बी कॉस थीटा है, ये कहेगा कि एक चक्कर में ही घूमता रहेगा कि आगे भी चलेगा, चल ऐसे घूम, साथ में बी कॉस थीटा स्पीड से आगे चल, ऐसे घूमते घूमते आगे चल आगे चल आगे चल। तो ये चलते चलते जाएगा कैसे, ऐसे सर्कुलर मोशन, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। इसी को बोलते हैं हेलिकल पाथ। अगर किसी भी चार्ज को किसी एंगल पे फेंकेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वह हेलिक्स पाथ फॉलो करेगा, और उसकी रेडियस हो जाएगी एम बी अपॉन क्यू बी, सेम वैसे ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन सा होगा, बी साइन थीटा वाला। टाइम पीरियड में कोई बदलाव नहीं, टी इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, है ना। टाइम पीरियड का मतलब एक चक्कर काटने में कितना टाइम लग रहा है। अच्छा आगे चलो, यहाँ पे देखो साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन डिवाइस है, पढ़ी है आपने, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। आपको पता है टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन 2 पाई एम अपॉन क्यू बी होता है, और फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, 1 अपॉन एफ करना है इसका, है ना। तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ज़्यादा फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, अगर ये याद हो गया तो फ्रीक्वेंसी अपने आप निकल आएगी ऐसे, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। एक बात बताओ मेरे प्यारे, वेलोसिटी आपको पता ही है, यहाँ से निकल आएगी, है ना, यहाँ से निकल आएगी, मतलब आर इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी। और काइनेटिक एनर्जी आसानी से निकाल लोगे, क्योंकि हाफ एम बी स्क्वायर होती है। निकाल लोगे कि नहीं, अरे बोलो यार, निकाल लोगे, हाँ निकाल लोगे, बहुत सिंपल है, याद नहीं करनी ये चीजें, जितने फॉर्मूले याद करोगे टेंशन उतनी बढ़ेगी, मेन मेन सारी चीजें याद करनी है। अब यहाँ देखो, फोर्स ऑन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लो कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट इसमें यहाँ ऐसे बह रहा है, तो फोर्स कैसे लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा कि नहीं। अरे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऐसे बह रहा है, अंगूठे से देखो, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, है ना। तो यहाँ पे फोर्स कितना आएगा, एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, या बच्चे ऐसे भी पढ़ देते हैं कभी कभी इसे, एफ इक्वल टू बिल साइन थीटा, याद भी हो जाता है आसानी से, है ना। तो फोर्स ऑन आर्बिटरी शेप करंट कैरिंग कंडक्टर, ये तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। अगर आर्बिटरी शेप का है, जिसका शेप पता नहीं, तो शेप के लिए क्या करना पड़ेगा, डीएल में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और फॉर्मूला तो सब वही रहेगा। यहाँ पे लिखो एफ इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन अ साइक्लोट्रॉन, ये यार काइनेटिक एनर्जी का तो नहीं है ये, फॉर्मूला इसका तो पीछे ही लिखवा दिया, काटो यहाँ पे। यहाँ पे आएगा मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिंग। जैसे कि मानो ये कोई रिंग है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है ना, बढ़िया तरीके से, और इसका एरिया कितना है ए, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, और वो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालेंगे, एम इक्वल टू आई ए, एम इक्वल टू आई ए। याद है मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, डेफिनेशन वगैरह नहीं बताऊंगा, लेकिन फॉर्मूला याद पूरा हो गया होगा। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, मान लो ये यूनिफॉर्म कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें है ना ये करंट कैरिंग कोई लूप वायर रखा है ना। अब इसके ऊपर टॉर्क लग रहा होगा, क्योंकि इधर फोर्स लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, ये इसे इधर घुमाएगा, ये इसे इधर घुमाएगा, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा एम क्रॉस बी। क्या हो जाएगा, एम क्रॉस बी। एम क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, एम यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट। अच्छा, बायोट सेवर्ट लॉ के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, वो यहाँ पे लिख रहा है ना, पीपीटी दे दूंगा, सारे फॉर्मूले एक बार में याद हो जाएंगे, चकैस। हाँ तो प्यारे, अब बात करेंगे हम अगले चैप्टर, अगला कहाँ है, ये तो अभी वही चल रहा है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। मान लो ये सर्कुलर लूप है, ये उसका सेंटर है, यहाँ से थोड़ी सी आगे गए, है ना, और इस पूरे करंट कैरिंग लूप की वजह से इस पॉइंट ए पर, ए नहीं इसमें एक्स बोला हुआ है, इस एक्स पर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, आर इसका हो गया, ठीक है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, याद करो मेरे साथ, आर स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ये याद है, ये जनरल फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। अगर मान लो किसी ने कहा कि हमें भैया सर्कुलर रिंग पे नहीं निकालना,
ये हमने क्या निकाला, सर्कुलर रिंग ले ली, लेकिन सेंटर से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर निकाला, एक्सिस पॉइंट पे निकाला। लेकिन अगर किसी ने ये बोल दिया कि हमें सर्कुलर रिंग पर कहाँ निकालना है, सेंटर पर, तो क्या करोगे, एक्स की वैल्यू 0 रखोगे, तो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, है ना। तो ये सर्कुलर रिंग है, इसके सेंटर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, करंट कैरिंग लूप है ये, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। याद रखो, दो कंफ्यूजन होती है बहुत तगड़ी, ये सर्कुलर रिंग है तब म्यू नॉट आई अपॉन 2r है, लेकिन स्ट्रेट करंट कंडक्टर के लिए होता है आपका, यहाँ कहीं लिखा भी होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ध्यान दे रहे हो मेरे दोस्त, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जब होता है वायर, तो यहाँ पे पाई आता है, लेकिन जो सर्कुलर लूप होता है उसमें पाई नहीं आता। कंफ्यूजन मत हो जाना कि सर्कुलर लूप में पाई आता है, स्ट्रेट वाले में पाई नहीं आता, इसीलिए बता रहा हूँ उल्टा होता है। यहाँ करंट कैरिंग कंडक्टर है तो पाई नहीं आएगा, और स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट जा रहा है तो पाई आएगा, ठीक है, सर्कुलर वाले में नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे चलूं, चलो। यहां देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क, देखो ये है एक आर्क, मतलब ये है एक करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क, थीटा एंगल है मान लो, है ना। अब यहाँ पे आई करंट जा रहा है, अब ये थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है, π/3 हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है, 360 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4πr, ये जनरल फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद कर लो आर्क के लिए। अब मान लो ये आर्क जो है 360 डिग्री का हो गया, तो यहाँ पे तुम लिखोगे 2π, जैसे तुम 2π लिखोगे 2π से ये कट जाएगा 4π, तो 2 आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो यही आ गया ना वापस। मजा आ गया, समझ में आ गया। चलो, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू थीटा। अच्छा, आपको एम्पियर सर्किटल लॉ पता है? एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट dl या फिर b डॉट dl, एक ही बात है, इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई करंट, यानी कि याद रखना ये बहुत जगह काम आएगा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, है ना। अच्छा, एक बात बताओ, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड में दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, या तो इनफाइनाइट कंडक्टर दे रखा होगा वायर, है ना, इनफाइनाइट वायर दे रखा होगा, ऐसे वायर बोल लो, कंडक्टर बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो उसकी वजह से ए पॉइंट की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो आप आसानी से बता देना म्यू बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, जो कि मैंने यहाँ लिख के भी बताया था अभी, है ना, यहाँ पर म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, इनफाइनाइट वायर की वजह से। लेकिन अगर मान लो वायर की लेंथ l है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट पे देखें, मतलब ए डिस्टेंस की दूरी पे देखें, तो इस पॉइंट से यहाँ तक अल्फा एंगल बन रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का ये बीटा एंगल बन रहा है, तब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, देखो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πa, है ना, साइन थीटा 1, अच्छा थीटा 1 है तो यहाँ पर थीटा 1 ले लो, और साइन थीटा 2 तो यहाँ ले लो थीटा 2, ठीक है, ऐसे होता है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, समझ में आया। अगर इनफाइनाइट वायर हो गया तो ये थीटा 1 थीटा 2 क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे क्या नहीं, और जब 90 पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो ये जनरल फॉर्मूला याद रखना। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल कंडक्टर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस, ध्यान दो, ये है ना अलग केस है थोड़ा, इस केस में क्या है, ये है ना सिलेंडर है कोई, क्या है ये सिलेंडर, और कैसा सिलेंडर है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सिलेंडर, ये बहुत लंबा करंट कैरिंग सिलेंडर है, पूरे सिलेंडर में करंट जा रहा है, बहुत मोटा है, मान लो ये एक सिलेंडर है, इसमें बहुत लंबा है और करंट बह रहा है इसमें मस्त तरीके से, और इसके अंदर की तरफ अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मतलब मान लो यहाँ से r डिस्टेंस की दूरी पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ, यहाँ से r डिस्टेंस की दूरी पे, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr² इंटू r, ठीक है। अब होगा क्या, ये r यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी, और ये r क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि रेडियस ऑफ इसकी जो सिलेंडर का बेस होता है ना, उसके सर्कल की रेडियस लिखनी है यहाँ पे, ठीक है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस। अरे यार क्यों परेशान कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यही है सेम, लेकिन अगर मेरे को यहाँ से आउटसाइड कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र,
यहां से यहां तक की दूरी r मान लूंगा, फिर क्या मान लूंगा, यहां से यहां तक की दूरी r। तो एक बात बताऊं, फिर कुछ नहीं है, इस पूरे वायर को, इस पूरे सिलेंडर को हम वायर की तरह ट्रीट करेंगे, वायर की तरह। और वायर, इनफाइनाइट वायर होता है ना, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो निकालेंगे। तो ये 2 से ये कट जाएगा, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, वो ही आ जाएगा, है ना, याद कर लेना। ये एक्चुअली में केस है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर का, इनफाइनाइट वायर का, ठीक है। लेकिन दो केस बन जाते हैं, अगर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो ऐसे, बाहर की तरफ निकालना हो तो सेम वायर की तरह। अब देखो सोलोनॉइड, सोलोनॉइड जानते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि एन अपॉन एल। तो कई जगह ये ऐसे भी मिल जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं होगा, मजा आ रहा है। आगे चलो, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टोरॉइड। किसी भी टोरॉइड के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो कुछ नहीं, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, यानी कि यहाँ पे एन जो है वो क्या है, एन अपॉन 2 पाई आर। टोरॉइड ना एक्चुअली ऐसा होता है, गोल 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 जलेबी की तरह, डू 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 डू, है ना। तो इसमें क्या है, टोरॉइड की एक रेडियस ले लेते हैं आर, एवरेज रेडियस। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स एन तो हो गया, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, लेकिन उसकी जो लेंथ लेंगे टोरॉइड की वो क्या होगी, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, बस। अब यहाँ पे देखो, एक वायर ये रहा, एक वायर ये रहा, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है। अब एक बात बताओ, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी कि नहीं, भाई ये वायर में करंट आई है, तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, सबको पता है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो किधर है, अंदर की तरफ देखो, अंगूठा किधर से हटाना है, करंट की डायरेक्शन में, ससुरा मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा, फिर अंदर की तरफ निकल आया, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन गया, है ना, लेकिन इस वायर में करंट I2 फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि ये वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और इसमें करंट भी जा रहा है, तो इसमें आ जाएगा अब फोर्स। I2 की तरफ अंगूठा सटाओ, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि ये उंगलियां, मैं राइट हैंड पाम रूल लगा रहा हूं और इस पर देखूंगा मैं फोर्स। तो चांटा जिधर लगेगा यानी कि ये वाला हिस्सा जिधर जाएगा इधर की तरफ आ जाएगा फोर्स। तो फोर्स ड्यू टू अ लॉन्ग वायर इक्वल टू एफ इक्वल टू म्यू नॉट I1, I1 ये वाला, I2 ये वाला, अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है एक्चुअली में, क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है मेरे प्यारे। अब देखो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो होती है r, ठीक है। तो मैंने डायरेक्शन निकालना सिखा दिया है, किसी भी वायर पे फोर्स लगा रहा है कोई, तो अब मान लो इस वायर पे भी तो फोर्स लगेगा, क्योंकि करंट यहाँ जा रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो जाएगा, करंट ऐसे जा रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, है ना। और I1 इधर, I1 इधर, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इसने जो प्रोड्यूस किया वो बाहर की तरफ, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, अंदर की तरफ, यानी कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना। तभी ऐसे लिख देते हैं कि वायर 1 और ये वायर 2, F1 इक्वल टू F2 हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड देखें तो। अगर हम डायरेक्शन के साथ लें तो F1 इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर, है ना, क्योंकि ये इधर तो ये इधर, है ना। करंट सेंसिटिविटी की बात करें तो करंट सेंसिटिविटी को लिखेंगे थीटा। अच्छा थीटा, क्योंकि ये करंट सेंसिटिविटी है तो थीटा अपॉन आई हो जाएगा, और थीटा क्या होता है, NVA अपॉन के, याद हो गया। तो ये होता है करंट सेंसिटिविटी के बारे में कोई पूछे तो, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, अभी बताऊंगा सब चीज़ें। और कोई वोल्टेज सेंसिटिविटी पूछे तो क्या बताओगे, थीटा अपॉन बी, और इसके लिए क्या बताओगे, NVA अपॉन के, क्योंकि ये वोल्टेज है तो रेजिस्टेंस का यहाँ पे डिवाइड लग गया। ये भी याद कर लो, करंट सेंसिटिविटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी वोल्टेज सेंसिटिविटी के भी ऊपर आ जाता है। एक याद कर लो, अगर आपने करंट सेंसिटिविटी याद कर लिया तो मुझे उम्मीद है B इक्वल टू IR होता है ना। छोड़ो, थीटा अपॉन आई याद है, थीटा अपॉन बी भी याद कर लो, NVA अपॉन के, यहाँ पे R का डिवाइड लगना है बस, सेम ऐसा ही रहेगा। अरे यार वोल्टेज के रेसिप्रोकली तो होता है यार,
देखा जाए तो V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो वोल्टेज है तो आर तो आएगा ना, करंट तो ये उतार ही दिया तुमने, ऐसे याद कर लो, बीटा इक्वल टू एन बी ए अपॉन के आर, है ना। तो अब मैं हो गया हूं थोड़ा सा चार्ज, क्योंकि मैंने पी लिया है पानी। और अब हम समझने वाले हैं कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बदला जा सकता है, गैल्वेनोमीटर से वोल्टामीटर में कैसे बदलते हैं। तो देखो, गैल्वेनोमीटर में अगर हम संट लगा दें, संट कौन सी रेजिस्टेंस, बहुत छोटे अमाउंट की कोई रेजिस्टेंस लगा दें, उसे हम संट बोलते हैं, लगा देंगे ना, तो ये दोनों पैरेलल में लगाई जाएंगी, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाई जाएगी, तो ये एमीटर बन गया पूरा। और इस एमीटर को किसमें जोड़ देंगे, उस सर्किट में जोड़ देंगे जिसका हमें करंट मेजर करना है। और वो कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में। तो मान लो उस सर्किट से आई करंट आ रहा है, तो इसके अंदर जाएगा, गैल्वेनोमीटर में आई जी करंट चला जाएगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और बाद बाकी का बचा कुचा आई में से कितना हो जाएगा, ये आई माइनस आई जी, है ना, पल्ले पड़ रही है बात। तो आई माइनस आई जी करंट संट में जाएगा। अब ये दोनों चीजें पैरेलल में, और पैरेलल में होते हैं वोल्टेज सेम, तो बी एस इक्वल टू हो जाएगा बी जी, पक्की बात है, बी जी, जी फॉर गैल्वेनोमीटर। ओके, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मान लो संट एस रेजिस्टेंस इसकी है, और गैल्वेनोमीटर में भी कुछ रेजिस्टेंस होगी, उसको जी बोल देता हूं। तो बी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो आई, आई फॉर आई जी, इसकी रेजिस्टेंस क्या है, जी, इक्वल टू, ये तो गैल्वेनोमीटर की लिख दी ना मैंने, तो इसे उधर लिख देता हूं मैं, आई जी इंटू जी। और संट के लिए क्या लिखूंगा, आई माइनस आई जी। देखो रटा नहीं रहा हूं मैं, सिखा रहा हूं, क्योंकि रटोगे ना तो फॉर्मूला भूल ही जाओगे। तो आई माइनस आई जी इंटू एस हो जाएगा। अब यहां से आप संट आराम से निकाल सकते हो, एस इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। कोई अगर पूछे, कोई अगर पूछे, जब इसे सॉल्व करेंगे ना, तो संट का फॉर्मूला एक्चुअल में ये आएगा, है ना। कोई अगर पूछे कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है भाई साहब हमें, तो बताओ संट किधर जोड़ेंगे, तो बताना गैल्वेनोमीटर की पैरेलल में जोड़ेंगे। और संट जब जोड़ देंगे ना, तो उसकी वैल्यू ऐसे निकालेंगे, और जब वैल्यू भी निकाल लेंगे तो वो बहुत छोटी आएगी। अगर कोई पूछे गैल्वेनोमीटर से हमें वोल्ट मीटर बनाना है, तो क्या करेंगे, तो आप कह देना कि गैल्वेनोमीटर है ना भाई, उसके सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, और वो रेजिस्टेंस होगा बहुत बड़ा, जिसकी वैल्यू बहुत बड़ी होगी, तभी बहुत अच्छा मेजरमेंट आएगा। वोल्ट मीटर के लिए रेजिस्टेंस बहुत बड़ा, और एमीटर के लिए संट बहुत छोटा, याद रखना। और होगा क्या, आप सबको पता है कि अगर किसी भी डिवाइस का वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करेगा, तो मैंने वो लगा दिया, मान लो बी मेजर कर रहा है ना, क्या मेजर कर रहा है, बी। एक बात बताओ, यहां से कुछ करंट जा रहा होगा आई जी, तो आई जी करंट इस रेजिस्टेंस में भी जाएगा, और सेम आई जी करंट इस गैल्वेनोमीटर में जाएगा जिसकी रेजिस्टेंस जी है। तो भाई साहब रेजिस्टेंस तो सेम है, वो रेजिस्टेंस इसकी आर है, इसकी जी है, लेकिन करंट तो दोनों में सेम होगा क्योंकि ये दोनों सीरीज में। तो बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से यहां तक का जो वोल्टेज होगा वही यहां से यहां तक का होगा, तो बी इक्वल टू लिख सकता हूं मैं आई जी इंटू आर, है ना, तो बी इक्वल टू आई आर होता है ना, आई जी इंटू आर। सेम गैल्वेनोमीटर में करंट गया, आई जी गया, तो आई जी इंटू जी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसमें कितने अमाउंट की रेजिस्टेंस यूज की है, तो वोल्टेज आपको दे रखा होगा, आई जी पता होगा आपको, गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस पता होगा, ये निकाल लेना, ठीक है, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके। तो यही है वो ट्रिकी चीज। और इसका फॉर्मूला रटने गए ना, कसम से घबरा जाओगे। इसे 2 बार पॉज करके देखो, चाहे बैक करके देखो, वो समझ में आ जाएगा। बिना रटे चीजों को समझो। सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, बस दोनों के वोल्टेज निकाल के इक्वेट कर दिए मैंने। इसमें इसमें मैंने दोनों के करंट इक्वेट करने हैं, बस और कुछ नहीं करना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलता हूं, आगे ध्यान दो। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, नया चैप्टर आ गया। बार मैग्नेट की शक्ल आप सब जानते होंगे, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म, देखो मैग्नेटिज्म एंड मैटर जब पढ़ेंगे ना, तो ये दोनों एनालॉग ही हैं एक दूसरे के, यानी कि जो बात इलेक्ट्रोस्टैटिक में हुई है वही बात मैग्नेटिज्म में होगी, बस थोड़ी चीजें चेंज हो जाएंगी, जैसा कि बता रहा हूँ। यहाँ पे परमिटिविटी होता था 1/ε0, और जिसकी वैल्यू आपको पता भी होगी शायद, ε0 की वैल्यू बता दे रहा हूँ, 8.85 इंटू 10⁻12 होती है, याद कर लेना। और सेम परमिटिविटी क्या, परमिएबिलिटी क्या होता है, म्यू नॉट, है ना, क्या होता है, म्यू नॉट, इसकी वैल्यू होती है 4 इंटू 10⁻⁻7 यहाँ, है ना। और चार्ज क्या होता है, यहाँ क्यू होता है। और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, यहाँ क्यू एन। देखो
ये मैग्नेटिक पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्यू एन से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? क्यू एन से, है ना, क्यू एन से। काफी किताबों में छोटे एम से भी रिप्रेजेंट की जाती है। अच्छा, डाइपोल मूवमेंट बताया था मैंने, क्या होता है? अरे यार चलो यहीं कर लेते हैं। डाइपोल मूवमेंट होता है इसकी वजह से, दो चार्ज हैं तो Q इंटू एल, या ऐसा ले लो अगर 2L डिस्टेंस है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू क्यू इंटू 2L, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। मतलब कोई बात नहीं है, Q तो ये चार्ज हो गया, 2L इनके बीच की दूरी। सेम अगर मैग्नेटिक पोल लिखना है तो नॉर्थ और साउथ के बीच में मान लो L डिस्टेंस का गैप है या 2L डिस्टेंस का गैप है, L मान लेते हैं क्योंकि ये L ही लिखा है, और क्यू एम इसकी पोल स्ट्रेंथ हो गई। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? M इक्वल टू क्यू एम इंटू एल, ठीक है। और यहाँ पे क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। समझ में आया? क्यू एम इंटू एल, ये आपने पढ़ रखा होगा, मजा आ रहा होगा अब आपको। अच्छा, थोड़े मजे की बात करते हैं। यहाँ पे फोर्स निकालते हैं Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। लेकिन जब यहाँ पर बात होती है मैग्नेट में, नॉर्थ और साउथ पोल, ये आपको मैंने बताया अभी QM, ये भी QM, है ना। इसको QM1 बोल दो, इसको QM2 बोल दो। तो फोर्स क्या आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 QM2 अपॉन इन दोनों के बीच की जो दूरी है R मान लेते हैं, तो ये R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, मान लो कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो फोर्स क्या आता है? QE। और यहाँ पे क्या आएगा? अगर कोई चार्ज या फिर कोई भी पोल, चार्ज नहीं बोलेंगे क्योंकि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है ये, तो अगर कोई भी मैग्नेट को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में भी रख देते हैं तो फोर्स निकालने का ये तरीका हो जाएगा एक पोल के ऊपर, ठीक है। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू भी है, यहाँ पे मैंने ये मैग्नेट रखी नॉर्थ पोल साउथ पोल, और मैं चाहता हूँ इस पर फोर्स निकालूंगा, ऐसे निकाल सकता हूँ, है ना। एक्सियल फील्ड, देखो ध्यान दो, एक्सियल फील्ड क्या होती है? जैसे कि ये डाइपोल है ना, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। मैंने बताया था कि इसके एक्सिस पे यहाँ से आर डिस्टेंस की दूरी पर हमें एक्सियल फील्ड निकालनी है, तो ये हो जाएगी आपकी, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2kp शॉर्ट में, K4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर क्यू होगा, यहाँ इन्होंने ये स्क्वायर गलत लिख दिया, आर क्यू लिखा जाएगा 2kp अपॉन आर क्यू। अगर मान लो ये मैग्नेटिक मूवमेंट आपने निकालना सीख लिया अभी, है ना। सेम ये मैग्नेट है, अब इसकी वजह से एक्सिस पर, इसकी इसकी एक्सिस पर, कैसे दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ, वाइट पेन ही ले लेते हैं। इसकी एक्सिस पर, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसकी एक्सिस से कितनी डिस्टेंस दूर चलूँ मैं? R डिस्टेंस दूर चल रहा हूँ यहाँ से, है ना। और इसकी एक्सिस की वजह से मेरे को अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेट की वजह से, तो क्या लिखूंगा? बी एक्सियल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2m, m क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक मूवमेंट। और मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का सही तरीका क्या होता है वैसे? IA भी होता है सर्कुलर रिंग के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको इसका निकालना है बार मैग्नेट का, तो QM यानी कि इसकी पोल स्ट्रेंथ इंटू इन दोनों पोल के बीच में दूरी L, ठीक है। ये भी रख सकते हो। तो एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ये होता है। अगर कोई इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड पूछ दे, इक्वेटोरियल का मतलब समझते हो? यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पर, तो सेम ऐसे ही आएगा। लेकिन यहाँ पे यार इन्होंने 2 ना गलत लिख दिया है, माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R क्यूब आएगा, ठीक है। याद कर लो, ये एनालॉगी है एक दूसरे के, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे डाइपोल है इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पे मैग्नेट है, क्योंकि इसके भी दो पोल है नॉर्थ और साउथ, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल है ना। नॉर्थ को पॉजिटिव ट्रीट करेंगे और साउथ को नेगेटिव ट्रीट करेंगे, और दोनों की पोल स्ट्रेंथ इक्वल है, ठीक है। आगे चलो, टॉर्क कैसे निकालेंगे? टॉर्क वहां तो निकालना आता था आपको, फोर्स ऐसे लगेगा तो टाउ इक्वल टू पीई, और इसको जब लिखेंगे तो पीई साइन थीटा भी लिख सकते हैं, मस्त, है ना। और टाउ इक्वल टू यहाँ कैसे आएगा? एम बी, क्योंकि पी क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक, नहीं, पी क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पे ये क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल, और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो वही है, दोनों चीजें सिमिलर हैं। यानी कि किसी भी बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, किसी भी बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो दोनों कॉर्नर पे बार मैग्नेट पे फोर्स लगेगा, एक इसे इधर घुमाएगा, एक इसे इधर घुमाएगा, तो टॉर्क लग जाएगा। टाउ इक्वल टू हो गया M क्रॉस बी, और यू क्या होता है? यू इक्वल टू माइनस पीई होता है यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस M डॉट बी, है ना। समझ गए? अच्छा, और अगर हमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन क्या हो जाएगा? पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यानी कि मान लो ये मेरी मैग्नेट है और मैंने इसे थीटा 1, अभी ये यहाँ पे थीटा 1 पे, और मैंने थीटा 1 से घुमा के इसे थीटा 2 पे रख दिया, तो मुझे कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, या इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे जो लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
उसको कुछ तो काम करना पड़ेगा ना घुमाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है। तो वो काम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, पी ई कॉस थीटा 1 पहले क्या था, फिर कॉस थीटा 2 बाद में क्या है, फाइनल पोजीशन। सेम ऐसे ही यहाँ पे अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और इसे अगर कोई घुमा दे ऐसे, तो पहले तो ये थीटा 1, फिर ये घूम जाएगा तो थीटा 2, डब्ल्यू इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, अब मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैं क्या बता रहा हूँ, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में। अच्छा मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में बता रहा हूँ, सारी चीजें बता दी हैं, लेकिन वही चीजें मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ रिवीजन के लिए। देखो कुछ नहीं है, नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये एक तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल हो गया, बार मैग्नेट है तो क्या हो गया, ये एक पोल ये एक पोल, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल। अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो इसकी, तो कैसे निकालेंगे, जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, बी इक्वेटोरियल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। वहां हमने क्या पढ़ा था, के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, यही पढ़ा था ना। तो अगर आर यहाँ पे बहुत बड़ा है, एल बहुत छोटा है, एल यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। ध्यान दो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एम है, लेकिन जब हम एक्सियल पॉइंट पे निकालेंगे, कहीं यहाँ निकालेंगे, यहाँ से आर डिस्टेंस की दूरी पे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट 2mr अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये गलत लिख दिया है यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर आएगा, ये होल स्क्वायर, ठीक है, गलत लिख दिया है ना, म्यू नॉट 2mr अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। अगर मान लो किसी ने कह दिया कि नहीं यहाँ पे आर बहुत बड़ा है, एल बहुत छोटा है, तो एल को लगभग 0 मान लेंगे। बी एक्सीएल दोबारा करते हैं, सॉल्व करके दिखा देता हूँ। म्यू नॉट 2m आर अपॉन 4 पाई आर की पावर 4, ये इससे कट गया, तो म्यू नॉट, ठीक है, एम ऑन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ रहा है। देखो दोस्त तब तो है, चीजें पढ़नी पड़ेंगी, बार बार जब समझने की कोशिश करोगे तो समझ में भी आएंगी, लेकिन अगर बीच में ही वीडियो छोड़ के भाग जाओगे ना, तो बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं होगी मन को। बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करा रहा हूँ, देखो 5वें चैप्टर पे आ गए बहुत कम टाइम में, ठीक है। अब आपको पता है यूनिट क्या होती है, वो तो सब पता ही होगा, छोड़ो। देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मुझे लगता है आपको एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और डिक्लिनेशन के बारे में पता होगा। देखो डिक्लिनेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इस वाली किताब के ये वाले हिस्से को मैं बोलता हूँ मैग्नेटिक मेरिडियन, और इसको बोलेंगे हम जियोग्राफिकल मेरिडियन। जियोग्राफिकल मेरिडियन में बनता है डिक्लिनेशन एंगल, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नेटिक मेरिडियन में बनता है एंगल ऑफ डिप या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ डिप या फिर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। अब एक बात बताऊं, ये तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ना। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अब 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये एंगल डेल्टा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैसे लिख सकता हूं मैं, बी कॉस डेल्टा, इसका बी कॉस डेल्टा। तो एक तो ये फॉर्मूला है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड दे रखा होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछ लेगा, या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा होगा और डेल्टा दे रखा होगा, आपसे ये पूछ लेगा, ठीक है। और कभी कभी पूछ लेता है एंगल ऑफ डिप के बारे में, है ना, या फिर इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, क्योंकि ये मैग्नेटिक मेरिडियन में बन रहा है, मेरिडियन से वाकिफ हो सब, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका बी बी अपॉन बी एच। अबे यार यहाँ से देखो ना, टेन डेल्टा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बी एच, इसका परपेंडिकुलर क्या है, बी बी अपॉन बी एच, ठीक है। तो इसे अगर याद करना है ना, तो मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में पढ़ना, और ये फॉर्मूला आपको वो ये डायग्राम दिखेगा किताब में, ये याद कर लेना झट से, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, और डिक्लिनेशन सब पता चल जाएगा आपको फिर वहां से। सेम ऐसे ही अगर कोई पूछे मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है, तो बोलना है एच से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एच से। कुछ नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड में अगर म्यू का डिवाइड लगा दिया है तो वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर म्यू का डिवाइड लगा दिया है तो वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो जाता है। लेकिन अगर भाई साहब वैक्यूम में देख रहे हो मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो वैक्यूम में तो म्यू नॉट आएगा ना। अच्छा आपको ये पता है म्यू रिलेटिव इक्वल टू म्यू मीडियम अपॉन म्यू वैक्यूम, ये रिलेशन याद रखना।
मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, और सेम ऐसे ही एप्सिलॉन आर, यानी कि रिलेटिव परमिएबिलिटी इक्वल टू एप्सिलॉन एम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे इसे, गलती से अगर परमिएबिलिटी बोल दिया हो तो माफ कर देना। माफी मांग लेता हूं मैं जल्दी। हाँ, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, जीटा एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, किससे, जीटा, ये जीटा का साइन होता है, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पूछा जा रहा है इसलिए इसे एम बोलेंगे, और ये होता है तुम्हारा मैग्नेटिक मूवमेंट एम अपॉन नीचे एच, एच बोले तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का रेशियो, याद रखना इसे बोलते हैं मैग्नेटिक, लिख दे रहा हूं कंफ्यूजन होता है ना इसीलिए, मूवमेंट, एच क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है, ये भी याद रखना, बहुत अच्छा टर्म है इंटेंसिटी, जीटा, जीटा एम। आगे चलते हैं, आगे देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसा एक खूबसूरत चैप्टर है पूरा, मुझे उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और उसमें साफ साफ लिखा है कि भैया अगर अगर मैं समय के साथ फ्लक्स चेंज करता हूं, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि बी डॉट ए होता है, आप सबको पता है, डॉट प्रोडक्ट हटाऊंगा तो बी ए कॉस थीटा हो जाएगा, आप सबको पता है ना। यानी कि मान लो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ओके, ये मेरा यहाँ पे वायर पड़ा हुआ है शांति से, ध्यान दे रहे हो ना, है ना। अच्छा, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता हूं, या फिर एरिया चेंज करता हूं, या फिर थीटा कुछ भी चेंज करता हूं, तो क्या होगा, मेरा फ्लक्स चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, और टाइम के साथ चेंज होगा ना, और जैसे ही टाइम के साथ चेंज होगा तो इस वायर के अंदर ना करंट अपने आप फ्लो करने लग जाएगा, यानी कि अगर इस वायर में अगर मैं चेक करूं तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि इसके अंदर ईएमएफ अपने आप डेवलप हो जाएगा, और वो कैसे होगा, देखो E इक्वल टू माइनस डी फाइव वी अपॉन डी टी, ये चेक करके, ठीक है, फेराडे अंकल ने बताया था ये हमें, फेराडे के और लेंज के नियम आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, उन्होंने बताया था कि अगर फ्लक्स में समय के साथ कुछ भी चेंज होता है, अगर फ्लक्स के साथ, अगर फ्लक्स में कोई भी चेंज आ जाता है तो तुरंत ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है, तो इस वायर में क्या ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, अब ईएमएफ का मतलब क्या है, एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस ही मान के चलो, और पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो उसमें करंट तो फ्लो हो ही जाएगा भाई साहब, ठीक है, तो ईएमएफ, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, ओके मेरे प्यारे मित्र। अच्छा, डेल्टा फाइव को क्या लिख सकते हैं, फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। सेम अगर हमें इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस डी फाइव टी अपॉन टी, और फाइव क्या है यहाँ पर, टी इक्वल टू बी डॉट डी ए, है ना। अगर हमें मोशनल ईएमएफ निकालना है, मोशनल ईएमएफ क्या होता है, जैसे कि देखो ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये गाटर रख दिए मैंने, और वहां पे एक रॉड रख दी है, ये क्या है, रॉड। अब ध्यान देना, मैं इस रॉड को बी वेलोसिटी से अंदर की तरफ ले जा रहा हूं, तो देखो यहाँ पे ये एक्स है, अभी यहाँ से यहाँ तक ये एक्स डिस्टेंस है, मैं क्या किया, मैं इस रॉड को अंदर लाते लाते यहाँ तक ले आया, यहाँ तक ले आया, यहाँ तक, तो मैंने क्या कर दिया, इसका एरिया कम कर दिया, पहले इतना एरिया था अब इतना एरिया हो गया। इससे क्या समझे, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ यहाँ पे एरिया घट रहा है, घट रहा है कि नहीं घट रहा, तो फ्लक्स घटेगा, और जब फ्लक्स घटेगा समय के साथ तो इस रॉड के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा तो उसकी एक वैल्यू होगी, और जो वैल्यू निकालने का तरीका होता है वो ये होता है, जैसे कि आप सबको बता दूं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है अंदर की तरफ, है ना, देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है अंदर की तरफ, और जिधर की तरफ ये रॉड जा रही है उस अंगूठी से लो, राइट हैंड पम्प रूल से ही निकाल सकते हैं आराम से, तो ये रॉड जा रही है इधर की तरफ, अंगूठी से देख लिया वेलोसिटी ऑफ रॉड किधर है, इधर, तो देखो जिधर की तरफ थप्पड़ लगेगा, जिधर की तरफ थप्पड़ लगेगा उधर की तरफ करंट फ्लो होना चाहिए इसके अंदर, यानी कि अगर ईएमएफ बनाना पड़ेगा, बैटरी बनानी पड़ेगी इसमें लोकल, क्योंकि भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, तो ऐसे थप्पड़ लग रहा है ना नीचे की तरफ, तो करंट ऐसे जाएगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल ही आ जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा, और करंट इसके अंदर ऐसे ऐसे फ्लो होने लग जाएगा, यूं 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 यूं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया तो करंट आ जाएगा,
यानी कि फेराडे ने भी यही बोला था, अगर किसी भी चीज में फ्लक्स को समय के साथ चेंज करते हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो उसमें करंट भी आएगा। तो अगर मोशनल ईएमएफ की वैल्यू निकाल ली आपने, ई से ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और बी फॉर आपका हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रॉड, एल फॉर हो जाएगा लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है, इक्वल टू हो गया बी बी एल। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर सारी चीजें 90 डिग्री में थी, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ठीक है, इसलिए हमारे लिए आसानी हो गया। आप सबको पता है बी इक्वल टू क्या होता है, या ये इक्वल टू आई आर होता है, तो आर में नीचे ले गया तो आई भी निकल आएगा। तो ईएमएफ कितना है, बी बी एल, नीचे आर का डिवाइड लगा दिया, तो यहाँ से करंट भी निकाल सकता है मजेदार तरीके से। समझ में आया प्यारे, बहुत सिंपल है, रटने की जरूरत नहीं है, रट लो ये, अगर रटना है तो करंट आसानी से यहाँ से निकाल लो, सिंपल सीधी सी बात है। फिजिक्स को फील करो, अंदर का दर्द है फिजिक्स, ये इतना दर्द देती है सर कि अंदर का दर्द सारा मर जाता है और सर में वो दर्द आ जाता है। सर दर्द है ना फिजिक्स, टफ तो है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग तरीके से इसे पढ़ेगा ना उसके लिए मजेदार भी। आगे चलो मेरे प्यारे, एक बात बताना, देखो आपको है ना 2-2.5 घंटे में करा रहा हूँ इस टॉपिक को, इसलिए शायद बोरिंग लग सकता है, लेकिन जब मैं फील के साथ पढ़ाऊंगा ना, तुम्हारी कसम मजा आ जाएगा। मैं मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ऑडियंस मुझे देख रही है वो पढ़ के आई है, इसीलिए मैं इतनी जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। देखो होता क्या है, आप सबको पता तो चल गया, ई इक्वल टू होता है -d∅v अपॉन dt, है ना। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मेरे को, ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यानी कि एक तरीके से वोल्टेज ही मान के चलो अभी, है ना, लेकिन अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब वोल्टेज का और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन जानता हूं, वो क्या होता है, ई इक्वल टू डी बी अपॉन डी एल होता है कि नहीं होता, माइनस के साथ, तो यहाँ से ई डॉट डी एल इक्वल टू हो जाएगा डी बी। अब यहाँ पे क्योंकि ये वोल्टेज नहीं है, ईएमएफ तो है, तो ई लिख सकता हूँ, है ना। तो ईएमएफ एक तरीके से क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही तो है, तो डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ई डॉट डी एल इक्वल टू बोले तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये, इसके बराबर है -d∅v अपॉन dt के बराबर, ठीक है। तो वो तो आप अगर साइन काटना चाहो तो काट सकते हो, मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ये बढ़िया जुगाड़ है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आसानी से निकल आएगा, ठीक है। किसी ने पूछ लिया कि भैया वोल्टेज नहीं चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, निकालो, ऐसे निकाल दो, है ना। अब एक बात बताओ, आप सबको पता है इंडक्टर नाम की एक चीज होती है ना, उसका एक कांस्टेंट होता है एल, पता है कि नहीं पता, जिसको बोलते हैं हम इंडक्टेंस, और इसको एक्चुअल में बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। कौन सा, सेल्फ इंडक्टेंस। अकेला कोई इंडक्टर है ना, तो उसमें इंडक्टेंस होगी और सेल्फ इंडक्टेंस होगी, और सेल्फ इंडक्टेंस एल से रिप्रेजेंट होगी। एल का और आई का अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो वो होता है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर, पाई वी इक्वल टू एल आई, ये फिजिक्स में फॉर्मूला है, ठीक है, पाई वी इक्वल टू एल आई। अगर ये पता है तो आपसे ये भी पूछ सकता है -d∅v अपॉन dt इक्वल टू ई, है ना। यानी कि कहेगा कि ये एक इंडक्टर है भाई साहब, है ना, जिसका सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कुछ दे रखी है, और हाँ सेल्फ इंडक्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, हेनरी। ऐसा यूनिट क्या होती है, हेनरी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे बोलेगा कि ऐसा करो, इसके है ना अंदर करंट भी बह रहा है आई, तो हमें बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, तो कहना ई इक्वल टू -d∆I ऑन dt, बात खत्म, है ना, सॉल्व कर लोगे, है ना, समझ में आ रहा है, ओके। आगे सुनो, एक और फॉर्मूला रह गया, अगर आपको मान लो इंडक्टेंस ही नहीं दे रखा, बोला है कि भाई एक इंडक्टर है, इंडक्टर एक्चुअल में एक तरीके से सोलोनॉइड ही तो होता है, और इंडक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये म्यू नॉट आपको पता होगा, n² हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स, ए हो जाएगा एरिया, ठीक है, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टर्न्स एन लिख लेना यहाँ पे, है ना।
तो एल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द इंडक्टर, यानी कि मैं पूरी की पूरी डिजाइन बना दे रहा हूँ इसकी। ये हो जाएगी एल फॉर लेंथ, ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन साथ में यहाँ पे स्क्वायर है भाई साहब, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। याद कर लो इंडक्टेंस निकालने का तरीका, अगर नहीं दे रखा हो किसी भी इंडक्टर की इंडक्टेंस तो ऐसे निकलेगी, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ओके, देखो जिस तरीके से इंडक्टेंस होती है ना, ऐसे ही एक और चीज होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस। एल क्या होती है, सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होती है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है, दो इंडक्टर दे रखे होंगे भाई साहब, मान लो कि एक ये वाइट वाली कॉइल है, एक ये येलो वाली कॉइल है। वाइट वाली कॉइल की वजह से L1 हो गया सेल्फ इंडक्टेंस, और येलो वाली कॉइल की वजह से L2 हो गया सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। सेम, जितना इंडक्टेंस इनका म्यूचुअली वर्क करेगा उसकी एक अलग वैल्यू होती है, वो होता है M। तो कभी भी अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है, यानी कि दो कॉइल के बारे में दे रखा है, दो कॉइल का काम बता दूं मान लो यहां से आई करंट गया, इसकी खुद की सेल्फ इंडक्टेंस है L1, है ना। तो इसमें अगर करंट अंदर जा रहा है ना, तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और करंट भी आ जाएगा, मानते हैं, है ना, ये वेरिएबल करंट है। लेकिन मान लो इसके बगल में एक और इंडक्टर रखा हुआ है, यहाँ भी बैटरी लगी हुई है, तो इसकी वजह से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड इसको इफेक्ट करेंगी, करेंगी कि नहीं करेंगी। तो एल तो इसका खुद का इंडक्टेंस हो गया सेल्फ, लेकिन इसकी वजह से भी तो ये इफेक्टेड है, तो इसे बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ में आया, एक तरीके से बहुत लेंदी हो जाएगा अगर ज्यादा समझाने बैठे। तो अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता है तो आप आराम से, नहीं दे रखी तो भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला ये है, m इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L, है ना। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फर्स्ट कॉइल, N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकंड कॉइल, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे ऐसे देख सकते हो आप। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि नहीं भैया हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं निकालनी, हमें तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है ना, तो वो भी निकाल सकते हो। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो हेनरी में होती है। एक और चीज, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के नाम से भी पूछ लिया जाता है कभी, जैसे कि इन इस कॉइल को और इस कॉइल को हमने दोनों को कपल कर दिया है, एक दूसरे से मिला दिया है, इनकी रूह को इनकी आत्मा से मिला दिया है। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे ये L1 है, इसकी इंडक्टेंस L2 है, तो K होता है एक कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म होता है जो कि जिसकी वैल्यू 0 से 1 होती है। तो K इक्वल टू होता है M, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन रूट के अंदर L1 अपॉन इंटू L2, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 1 इंटू सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 2, और M फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1। म्यूचुअल इंडक्टेंस तो खैर दोनों की वजह से ही होता है। तो क्या हो गया, कांस्टेंट। अच्छा तो कुछ बदला बदला सा देख रहे हो मेरे में, दाढ़ी मूंछ एकदम सेट हो गई, कटिंग में करवाया हूँ इधर से उधर से। देखो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई मुझे, है ना, ये रिकॉर्डिंग दोबारा करनी पड़ रही है। 1 घंटा 35 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई थी ना, उसके बाद जो रिकॉर्डिंग हुई है उसमें वॉइस ही नहीं आई। मैं ना आपकी रिकॉर्डिंग करके मैं बाल कटाने चला गया, फिर उसके बाद एडिटर मेरे को फोन करता है, सर इसके बाद तो वॉइस ही नहीं आई। मैंने कहा चलो ठीक है दोबारा आता हूँ रिकॉर्ड करने। तो अब मैं रिकॉर्ड करके यहाँ से घर जाऊंगा, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो बिना देरी किए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी रिवीजन करते हैं। आप यहाँ से देखो, मैक्सवेल की 4 इक्वेशन आती हैं। पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर समझना है तो मैक्सवेल की ये 4 इक्वेशन काफी है। पहली इक्वेशन है E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बताती है, और गॉस लॉ में भी आपने यही पढ़ा था। दूसरी इक्वेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू 0 होता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है और वो 0 के बराबर क्यों होता है, जैसे कि मानो ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, उसके अंदर अगर कोई बार मैग्नेट या कोई सी भी मैग्नेट रखी है तो उसका नॉर्थ पोल भी होगा, उसका साउथ पोल भी होगा डियर, है ना। अब एक बात बताओ, नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ QM ले लूं और साउथ पोल की माइनस QM ले लूं, तो नेट क्या हो गया, ये इससे कट जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेट डाइपोल में एग्जिस्ट करती है, इसीलिए इसे किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखेंगे, है ना। तो ये पोल स्ट्रेंथ एक दूसरे से कट जाएंगी, इसीलिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो 0 होगा। समझ गए, आगे देखो, E डॉट डी एल इक्वल टू माइनस d5e अपॉन dt, ये मैंने अभी अभी बताया था जब मैं बता रहा था आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया था, इंड्यूस्ड ईएमएफ को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिख दिया है बस। तो ये तीसरी इक्वेशन है
है ना। ओके, अच्छा अब ये चौथी इक्वेशन देखो, आप सबने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, है ना। लेकिन अब इस वाली इक्वेशन को ना मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखो जैसे कि मान लो यहाँ बैटरी लगी है, यहां से करंट आईसी जा रहा है, आईसी का मतलब क्या हुआ, कंडक्शन करंट, इसको मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब इसमें से कंडक्शन करंट जा रहा है, तो देखो कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट है ये, अब इनके बीच में भाई साहब स्पेस होता है, और कंडक्शन करंट ऐसे जा रहा है, यहां से निकल के यहां पे आ जाता है, और खाली जगह में यार करंट कैसे बहे, पहले लोगों को नॉलेज नहीं थी, पहले लोगों को लगता था यार खाली जगह में करंट तो जा नहीं रहा, वायर में जा रहा है फिर वापस से बैटरी में आ रहा है, यानी कि करंट तो वायर के अंदर है, लेकिन करंट कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि ये जगह खाली मानी जाती थी, है ना। बहुत बड़ा फिनोमिना है, आपको इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में समझाते हैं, यानी कि फिर बहुत रिसर्च हुई, जब बहुत कुछ चीजें जानी गई, तब बताया कि भाई इसके अंदर भी करंट होता है जिसका नाम होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, और डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू होती है वो क्या बताई थी, आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, ठीक है। तो वो ये है डिस्प्लेसमेंट करंट, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, है ना। तो मॉडिफाइड कर दिया एम्पियर सर्किटल लॉ को, तो म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, इसको बोलेंगे आईडी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट। उम्मीद है याद हो गया होगा और आपने अच्छे से पढ़ा होगा। आगे चलो, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि ये मानो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और वेव इन दोनों की परपेंडिकुलर जाएगी, ऐसे ऐसे वेव, मैं चल रहा हूं तो वेव चल रही है ये ठीक है, मैं चल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, वेव चल रही है ना। तो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड, और वेव जो है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रांसफर वो ट्रेवल करेगी, ठीक है, यानी कि प्रोपोगेशन ऐसे होगा, समझ गए। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, अब यहाँ के एक्स लिखा है तो यानी कि एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और बाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, एक्स का मतलब एक्स डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन ये होती है बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स भी लिख सकते हो या के वाई भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इक्वेशन लिखने का तरीका होता है, साइनसॉइडल इक्वेशंस होती हैं दोनों, और आप सबको पता होगा ये जो स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन होता है वो क्या होता है, सी वैक्यूम, वैक्यूम में 1/रूट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर मान लो किसी मीडियम में देखा जाए तो क्या आ जाएगा, सी मीडियम इक्वल टू 1/म्यू आर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आर एप्सिलॉन नॉट, ये पता है ये क्या है, म्यू आर म्यू नॉट, है ना, म्यू आर म्यू नॉट नहीं, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ये म्यू आर, अरे यार ये म्यू आर और ये एप्सिलॉन आर, है ना, इसको एक कांस्टेंट बोलते हैं क्योंकि ये रिलेटिव परमिटिविटी है के, इसको एक कांस्टेंट बोलते हैं के। तो यहाँ पे जब सी मीडियम निकालेंगे तो आएगी क्या, सी मीडियम इक्वल टू 1/रूट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और साथ में जब ये के आएगा, है ना, तो यहाँ पे एक रूट के भी हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट टर्म होता है ना, और इसी कांस्टेंट टर्म का डिवाइड लगता है, इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट जो है कम हो जाती है। तो किसी भी मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट निकालनी हो और आपको एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट की वैल्यू पता रहती है, रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी और दे रखा होगा, तो आसानी से निकाल लोगे। बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट है ये, थोड़ा अगर पूरा पढ़ा होगा पहले तो आसानी से समझ में आएगा, नहीं तो फिर माइंड में ये चलेगा यार क्या पढ़ा दिया सर ने, मैं एक्चुअली में पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं पढ़ाया रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखोगे ना ये बात। अब देखो यहाँ पे देखो ये रिलेशन है, मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इक्वल और होती है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कैसा भी रेशियो ले सकती हो, ERMS वाला भी ले सकते हो, रूट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड, और BRMS भी ले सकते हो, यहाँ पे ऐसा बताया है इन्होंने, ओके। तो स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, या फिर पीक वैल्यू भी ले सकते हो, पीक वैल्यू क्या होती है, E0 अपॉन B0, ऐसे भी ले सकते हो, ओके, समझ गए होंगे आप, मुझे पूरी उम्मीद है। अब यहाँ पे देखो रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, रेडिएशन प्रेशर होता है आपका इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, रेडिएशन प्रेशर।
व्हेन द वेव इज टोटली एब्जॉर्ब्ड, इसका मतलब है कि मान लो किसी सरफेस पर वेव पूरी की पूरी एब्जॉर्ब्ड हो रही है, तब रेडिएशन प्रेशर क्या होगा, आई नॉट अपॉन सी। ठीक है, पीक इंटेंसिटी रेडिएशन प्रेशर इक्वल टू 2I0/c व्हेन द वेव इज टोटली रिफ्लेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, वेव ऐसे आएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, 2I0/c होगा। वैसे रेडिएशन प्रेशर क्या, I0/c, और रिफ्लेक्टेड हो जाएगी तो 2I0/c। याद रखोगे, हाँ रखोगे। अब क्या है भाई साहब, बहुत अच्छा टॉपिक है, बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। IIT जेई नीट कहां से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते इसमें से भाई, हर एग्जाम में बहुत ही फेवरेट टॉपिक है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स हर एग्जाम का। तो ध्यान दो, आप सबको मैं हल्का सा बेसिक आइडिया दे देता हूं। ये जो मिरर है बाहर से पॉलिश है, ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ देखो, इसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में होगी, है ना, इसकी फोकल लेंथ हमेशा, बताओ जल्दी, पॉजिटिव में होगी। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये बहुत छोटी बात नहीं बता रहा हूं, ये अगर साइन कन्वेंशन आपको पता है तो फिर खेल जाओगे आप क्वेश्चंस के साथ, अगर साइन कन्वेंशन नहीं पता है तो फिर मारे जाओगे क्वेश्चंस में। इसलिए या तो आप समझ गए होंगे या डायरेक्ट याद कर लो। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया इनके साइन ऐसे नेगेटिव क्यों होते हैं, पॉजिटिव क्यों होते हैं, लेकिन अभी वक्त है रटाने का। फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होती है, इसकी पॉजिटिव होती है। ये कॉनकेव है ना मिरर, ये कॉन्वेक्स, अभी रटा देता हूं मैं सारा। और ये वाला जो होता है, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, और ये होता है कॉनकेव लेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों, आधा खेल यहीं समाप्त हो जाता है इसमें। और कॉन्वेक्स लेंस की कोई पूछे तो क्या बताओगे, फोकल लेंथ पॉजिटिव, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर की भी पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस की भी पॉजिटिव है। ठीक है, और यहाँ कॉनकेव की क्या होगी, नेगेटिव। और कॉन्वेक्स लेंस को बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस। देखो कॉन्वेक्स वी आ रहा है ना यहाँ पे, तो कन्वर्जिंग, और बाद बाकी का बच्चा कौन सा, डाइवर्जिंग, यानी कि कॉनकेव कौन सा हो गया, डाइवर्जिंग लेंस, है ना। सेम मिरर के केस में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो फोकल लेंथ, अगर मिरर के लिए बात करें तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू R/2, ये सबको पता है। मिरर इक्वेशन क्या होती है, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं इसे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और यहाँ पे सारी की सारी चीजें साइन के साथ लेंगे। कॉनकेव मिरर है तो कैसी लेंगे, नेगेटिव फोकल लेंथ लेंगे, और कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव फोकल लेंथ लेंगे। जनरली ऑब्जेक्ट जो होता है वो इधर की साइड रखा जाता है ना, ऑब्जेक्ट इधर की साइड रखा जाता है। तो इस केस में ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव में लेते हैं जनरली, ज्यादातर, लेकिन ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होता। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जब रे डायग्राम बनाओगे तब पता चलेगा। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इक्वल टू -v/u। इन केस ऑफ लेंस, लेंस के केस में देखो लीनियर मैग्निफिकेशन तो ठीक है, और ये इन केस ऑफ लेंस ये गलत लिख दिया इन्होंने। यहाँ पे देखो मैं आपको समझा रहा हूँ ये क्या है। हाँ, जैसे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर होते हैं ना, ऐसे ही एक स्पेरिकल मिरर होता है ना। जैसे कि मान लो ये स्पेरिकल मिरर है और ये है स्पेरिकल मिरर, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1 है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो इसकी इमेज निकालने का तरीका अलग होगा, क्योंकि ये है स्पेरिकल मिरर। और स्पेरिकल मिरर में तो इन केस ऑफ स्पेरिकल मिरर आएगा यहाँ स्पेरिकल मिरर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो μ2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन v, क्योंकि इमेज यहीं की फॉर्म होगी μ2/v, माइनस μ1/u, यहाँ पे μ1 आएगा, μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स और ये स्पेरिकल मिरर है ना। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, तेल पानी कुछ भी हो सकता है, घी गिलास कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस जगह इसीलिए μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। इस केस में ये फॉर्मूला लगेगा। ओके, μ1 अगर एयर का मीडियम है तो यहाँ पे 1 मान लेना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे चलते हैं। अब देखो इन केस ऑफ लेंस, लेंस के रेस्पेक्ट में जो लेंस फॉर्मूला होता है वो यही होता है, लेंस फॉर्मूला बोल देते हैं इसे। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इक्वल टू लेटरल मैग्निफिकेशन, याद रखेगा। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन और लेटरल मैग्निफिकेशन एक ही होता है, और जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है लेंस में, m इक्वल टू v/u होता है। या फिर इसी को क्या लिख देते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई कष्ट कोई पीड़ा। यानी कि मान लो ये अपना कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है,
और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसकी इमेज क्या बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी इधर। तो ये लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे मान लो लंबा लंबा रखा है ना इस तरीके से, है ना, समझ में आया। तो ऐसे मैग्निफिकेशन निकलेगा। लेंस इन कॉन्टेक्ट, अच्छा हाँ, मान के चलो दो लेंस हैं, मान लो ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस और ये है कॉन्केव लेंस, और ये दोनों कॉन्टेक्ट में रखे हैं, है ना। जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है, जैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है, सेम ऐसे ही इन दोनों लेंस की इक्विवेलेंट पावर होगी, या फिर इक्विवेलेंट पावर बोल लो आप लोग, या फिर इक्विवेलेंट फोकस भी होगी, है ना। तो मैं बताता हूं आपको, देखो इक्विवेलेंट फोकस कैसे निकालेंगे इसकी, एफ 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू इसकी फोकल लेंथ f1, है ना, मान लो ये f1 है और ये f2 है, प्लस 1/f2, है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ जाएगी, और f1 और f2 साइन के साथ लेनी है। मान लो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी लोगे, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स की कैसी लोगे, पॉजिटिव, तो साइन के साथ लेनी है हमेशा। तो ऐसे करके कॉन्टेक्ट में जब लेंस रखे हो तब फोकल लेंथ इक्विवेलेंट ऐसे निकलती है। सेम ऐसे ही लेंस एट अ डिस्टेंस d, मान लो एक लेंस ऐसे रखा है और एक लेंस थोड़ी दूरी पे रखा है, d डिस्टेंस की दूरी पे, तब इक्विवेलेंट फोकस लेंथ कैसे निकालेंगे, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d, ये वाली डिस्टेंस, अपॉन f1 f2। तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछ लिए जाते हैं, और आप सबको पता है अगर फोकल लेंथ पता चल गई तो पावर बहुत आसानी से पता चल जाएगी, क्योंकि p इक्वल टू होता है 1/f, पावर इक्वल टू 1/f। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, डायप्टर, मतलब पावर को मेजर किस में करते हैं, डायप्टर में, ठीक है, याद रखोगे, सही है। अच्छा देखो लिखा भी तो है पावर इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ, फोकल लेंथ किस में लेंगे, मीटर में, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो भी मीटर में कन्वर्ट कर लो, होशियार लोग कर लोगे, है ना। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, ध्यान दो, ये आपके पास प्रिज्म है कोई, है ना, और इसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है आपसे, ठीक है, क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का, वो ये वाला होता है, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम। देखो ए क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये डेल्टा एम क्या होता है, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है, सेम ये ए, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पता क्या होता है, जैसे कि मान लो ये लाइट गई ऐसे, ये लाइट गई अंदर जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा इसका, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत क्या, पूरा पूरा होगा। लाइट को जाना कैसे चाहिए था, ऐसे, और जा कैसे रही है, ऐसे, तो ये अपने रास्ते से कितना भटकी उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है मेरे प्यारे मित्र। आगे जल्दी से बिना देरी किए बोलो यस और नो, समझ में आ रहा है या नहीं, यस और नो कमेंट में बताओ, यस और नो समझ में आ रहा है। अच्छा, फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, देखो ये वाला जो रिलेशन है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये डी नहीं है, या डेल्टा आएगा, डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना डेविएशन, तो डेल्टा यहाँ पे क्या है, डेविएशन, ठीक है, ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो मेरे प्यारे मित्र ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म। अगर मान लो कोई ऐसा प्रिज्म है जिसमें स्मॉल एंगल है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो डेविएशन होगा ना, डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेविएशन इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो कभी कभी आपसे क्या होगा, डेविएशन दे रखा होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा होगा, तब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ सकता है, लेकिन वह कंडीशन दे रखी होगी कि एंगल यहाँ पे छोटे हैं, तब उस केस में ये वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है ना। फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन m इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है भैया, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, बस, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस, एक तरीके से यही होता है ना सिंपल लेंस, और इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, 1 प्लस डी अपॉन एफ। याद कर लो, मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस या सिंपल माइक्रोस्कोप इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ, है ना, याद हो गया। एफ क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, और डी क्या है, यहां पर डी होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, याद रहेगा।
अंडरस्टैंड है? बोलो यस और नो। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे, मेरे लाल, मेरे गोपाल, मेरी जलेबी, मेरे रसगुल्ला, सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। याद कर लो किसका, किसका भाई साहब? देखो भाई साहब, कॉन्वेक्स लेंस या फिर ये बोल लो माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। लेकिन एक और कंडीशन बनती है, अगर इमेज का फॉर्मेशन हम इनफाइनाइट पे चाहते हैं तब मैग्निफिकेशन ये होता है एम इक्वल टू डी अपॉन एफ, है ना? डी का मतलब आप समझ ही गए होंगे, डी का मतलब हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, ये याद कर लेना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं इसको। अब देखो फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए क्या होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप याद करो आप, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक आईपीस लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के बीच में डिस्टेंस एल होती है, मतलब एल लेंथ का गैप होता है। अब देखो अगर मैंने मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर, ठीक है, फोकल लेंथ से इधर ही रखा है, तो उसकी इमेज क्या बनेगी? इधर बनेगी। और जब इसकी इमेज यहाँ बनेगी ना आईपीस लेंस के लिए, वो किस में बन जाएगी? फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन जाएगी। ठीक है, अब ध्यान देना इस इमेज का, अब इस ऑब्जेक्ट के लिए तो ये इमेज है, लेकिन इस वाले लेंस के लिए तो ये इमेज नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। और इसकी इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पे। तो मतलब इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट था और इसे जूम करके इतना बड़ा दिखा दिया, दिखा दिया कि नहीं कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने? तो देखो ये तो ऑब्जेक्टिव लेंस हो जाएगी, तो इसकी फोकल लेंथ एफ हो जाएगी, है ना? अब यहाँ हाइट क्या है ऑब्जेक्ट की? एच। ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है? यूओ दूरी पर, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस से कितनी दूरी पे? यूओ की दूरी पे। सेम ऐसे ही आईपीस लेंस पे देखो, इमेज का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन ये इमेज इसके लिए क्या है? ऑब्जेक्ट, तो इसको क्या बोलेंगे? यूई, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आईपीस लेंस के लिए यूई। अब देखो इस यूई की जो इमेज बनेगी वो यहां बनेगी, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द आईपीस लेंस, तो बीई हो जाएगी, है ना? तो अब इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके हमें मैग्निफिकेशन बताना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए दो चीजों का मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस। और यहाँ पे ये बात याद रखना, ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ छोटा होता है लेकिन आईपीस लेंस बड़ा होता है। और मैग्निफिकेशन कैसे लिखेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस का? एमओ इक्वल टू बीओ अपॉन यूओ, है ना? क्या लिखेंगे? बीओ अपॉन यूओ, यानी कि बीओ क्या? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही थी वो कितनी दूरी पे बन रही थी? इतनी दूरी पे, तो बीओ। यूओ ये बता दिया मैंने सब। अब मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस लिखेंगे तो उसका फॉर्मूला ये होता है आईपीस लेंस के लिए, एम ई इक्वल टू 1 प्लस बीई अपॉन एफ ई। बीई बोले तो क्या? यहां से यहां तक की दूरी बीई। एफ ई बोले तो क्या? फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस। ठीक है, समझ में आया? आगे चलो। अब क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दोनों लेंस इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो जो ओवरऑल मैग्निफिकेशन होगा वो कैसे लिखेंगे? m इक्वल टू एमओ इंटू एम ई। और जब उसको लिख के सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा बी यू अपॉन यू ई ब्रैकेट बंद 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। बी यू अपॉन यू ई ब्रैकेट बंद 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। याद कर लो, बी यू अपॉन यू ई ब्रैकेट बंद 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, याद करो। और इन सारे टर्म्स का मतलब पता चल गया आपको। आगे देखो, अगर मान लो ये तो हो गया, इसका एक और केस होता है, इंपॉर्टेंट केस है। मान लो इमेज हमें यहां नहीं बनानी, इनफाइनाइट पे बनानी है। कहां पे बनानी है? इनफाइनाइट पे। तो इमेज जब इनफाइनाइट पे फॉर्म होगी तब मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, m इक्वल टू, देखो सब कुछ ऐसा ही है, डी अपॉन एफ ई ऐसा ही उतार दिया, लेकिन बी ओ अपॉन यू ई जो होता है उसकी जगह लिख दिया यहाँ पे एल एफ नो, एल अपॉन एफ नॉट। ठीक है, ये सॉल्व करके आता है, बहुत लंबा प्रोसीजर है इसका। ठीक है, तो एल अपॉन एफ नॉट आता है, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, एक बार आपने पढ़ा होगा, तो मैं बस फॉर्मूले याद करा रहा हूँ इसके। तो एल क्या है यहाँ पे? एल इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस, है ना? तो एल अपॉन एफ ओ इंटू डी अपॉन एफ ई। अब देखो माइक्रोस्कोप के बाद आता है टेलीस्कोप, और टेलीस्कोप आप सबने देखा होगा। टेलीस्कोप में एक चीज बहुत अच्छी है कि इसका ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत बड़ा होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है, इसका आईपीस लेंस छोटा होता है। लेकिन माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उल्टा था, उसका ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है, आईपीस लेंस बड़ा होता है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। ये दोनों भी एल डिस्टेंस की दूरी पे रखे रहते हैं, सेम सब कुछ वैसा ही है, इमेज का फॉर्मेशन भी लगभग वैसा ही है। लेकिन यहाँ जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा? एफ ओ अपॉन एफ ई, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप एफ ओ अपॉन एफ ई, है ना? लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कोई पूछे तो लेंथ इक्वल टू एफ ई प्लस एफ ओ बोल देना। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस प्लस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टेलीस्कोप की लेंथ निकल आएगी, है ना?
अब वेव ऑप्टिक्स आती है, बहुत अच्छी चीज है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स समझने से पहले मैं आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बता दूं हल्का सा। लाइट आएगी एक मीडियम से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका μ1 है और μ2 में वो एंटर कर रही है, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है भैया, μ1 कितना एंगल बना रही है, ये मान लो आई एंगल बना रही है, ये रिफ्रैक्शन हो गया तो आर एंगल बन रहा है, μ1 sin आई इक्वल टू μ2 sin आर। देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका इनटू प्लस इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका एंगल का इनटू दोनों, ये होता है स्नेल्स लॉ। अगर ये आपको समझ में आ गया तो काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को, क्योंकि बड़ी क्लास में क्लास 12th में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा रहता है ना, 2 μ1, कभी ऐसे 1 μ2 ऐसे लिखा रहता है ना, इस तरीके से लिखा होगा μ1 2 या फिर μ2 1 ऐसे भी लिखा रहता है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होगी अगर ये चीज पकड़ लिया तो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये, इसी का एंगल, ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इसका एंगल, ऐसे मल्टीप्लाई करके चीजों को सॉल्व करो। आगे देखो, तो वही सारी चीजें दे रखी हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 सॉल्व करोगे तो अब देखो यहाँ पे देखो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ेगा वहां पे लाइट की स्पीड या फिर वेलोसिटी घट जाएगी, है ना, लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये रिलेशन याद रखना। और सेम एक और रिलेशन होता है, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, मान लो लाइट ऐसे मीडियम में जा रही है, हवा से पानी में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया तो स्पीड घट गई और उसकी वेवलेंथ भी घट जाएगी। घट जाएगी कि नहीं? अब एक बात बताओ, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा कब बढ़ेगा, जब वेवलेंथ कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है ये रिलेशन फॉलो करेगा। और फ्रीक्वेंसी इस केस में हमेशा कांस्टेंट रहेगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, कलर, लाइट का कलर थोड़ी ही चेंज होगा। ग्रीन लाइट डाली है तो पानी में ग्रीन ही तो निकलेगी, हवा में ग्रीन तो पानी में भी ग्रीन, ऐसा थोड़ी ही हवा में ग्रीन है पानी में रेड हो गई, बिल्कुल नहीं, है ना। तो फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, ठीक है। अच्छा, फ्रिंज विड्थ पता है क्या होता है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा है आपने? और जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा तो दो चीजें बड़ी गौर से पढ़ी होंगी कि ये तो भैया यंग्स डबल स्लिट अपैरेटस बना देते हैं पहले, है ना। ये स्लिट हो गई, स्लिट नंबर 1, स्लिट नंबर 2, S1 S2, है ना। और यहाँ पे ये कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट रखा है। यहाँ से देखो तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको तो D बोलते हैं, है ना, और ये जो होता है ये कैपिटल D बोलते हैं। अब देखो यहाँ से लाइट जाएगी ऐसे, यहाँ से लाइट जाएगी ऐसे, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस होता था, डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते होंगे, डेल्टा एक्स, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो पाथ डिफरेंस होता है। अब एक बात बताओ, सेंटर में तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगी ना यहाँ, है ना। सेंट्रल ब्राइट के बाद डार्क फिर ब्राइट, डार्क फिर ब्राइट, डार्क फिर ब्राइट, ऐसे ही नीचे सेंट्रल ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। तो ऐसे ही तो एक फ्रिंज पैटर्न बनता था स्क्रीन पे, पढ़ाए, पढ़ाई ही होगा जब रिवीजन करने आ रहे हो तो अब जो फ्रिंज विड्थ होती है यानी कि जो बीटा है वो एक्चुअल में क्या है, दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो विड्थ होती है वो है, या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है या फिर जो विड्थ होती है वो हो सकती है। तो बीटा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा डी अपॉन डी। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। डी क्या है, इन दोनों मतलब स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस। और छोटा डी क्या है, छोटा डी है भाई साहब दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि दो स्लिट है ना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस डी है बहुत छोटी होती है ये। तो बीटा याद हो गया आपको क्या होता है। अच्छा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा बोले तो यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट, मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा मैक्सिमा ऐसे ही तो बन रहे हैं। मिनिमा का मतलब डार्क फ्रिंज, मैक्सिमा का मतलब ब्राइट फ्रिंज। तो कब कब मैक्सिमा बनेगा, यानी कि डेल्टा फाई ले लो, फेज डिफरेंस या डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट किया है, तो डेल्टा फाई इक्वल टू 2n पाई हो जाएगा। फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई। डेल्टा फाई क्या है यहाँ पे, फेज डिफरेंस, है ना, क्या ये फेज डिफरेंस। डेल्टा फाई इक्वल टू 2n पाई होगा। n की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे, यानी कि डेल्टा फाई इक्वल टू n की वैल्यू 0 रखो तो क्या आएगा 0। यानी कि फेज डिफरेंस जब 0 होगा तब क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा, यानी कि ब्राइट फ्रिंज बनेगी। डेल्टा फाई इक्वल टू पाई होगा तो भी ब्राइट फ्रिंज, 2 पाई होगा तो भी ब्राइट फ्रिंज, सही बात है। अब यहाँ 3 2 6 पाई होगा तब ब्राइट फ्रिंज बनेगा, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं
4 वैल्यू रखूं तो 4 2 जा 8 पाई होगा, तब राइट फ्रिंज बनेगा। समझ गए मेरे दोस्त? राइट फ्रिंज कब बन रही है? तो डेल्टा फाई इक्वल टू क्या होना चाहिए?